हाँ, तो दोस्तों आज के वीडियो में हम प्रीवियस ईयर पेपर 18 अगस्त 2022 वाला जो शिफ्ट दूसरी शिफ्ट का जो पेपर था, ग्रुप डी का रेलवे का उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे एक प्रश्न नंबर 1 से 50 तक डिस्कस करेंगे। देखिए सेकंड शिफ्ट का पेपर है। सेकंड शिफ्ट कब से होता है 12:45 से 2:15 तक। 18 अगस्त का पेपर है। हम इसमें एक प्रश्न नंबर 1 से 50 तक डिस्कस करेंगे। ये वीडियो का पार्ट 1 रहेगा। इसके अगले पार्ट में हम अगले के आगे के 50 प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न मैथ का है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम इसको जूम कर देते हैं। अब देखिए पहला प्रश्न क्या दे रखा है 6/x माइनस 2/x माइनस 1/x माइनस 2। यहाँ पे 2/x माइनस 1 है। शायद मैंने 2/x बोल दिया था। और यहाँ पे x माइनस 2 है। तो इसके मूल ज्ञात करने। मूल क्या होता है मतलब x के मान रखने होते हैं। तो देखिए इस सवाल को आप चाहें तो ऐसे भी हल कर सकते हैं। नीचे एलसीएम लेके इनको हल करें। इनको इस तरफ लेके जाएं तब भी हल हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह का कोई भी सवाल मिल जाए आपको कभी भी कि बट्टे में रहे एक्स या वाई जो भी रहे, तो इस तरह का सवाल आपको अगर दिख जाए तो आप इसे हल ना करके आप इसको ऑप्शन से हल कीजिए। ऑप्शन से कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे 6/x है, तो यहाँ पे 6/x मूल पूछ रहा है मतलब x के ही मान पूछ रहा है। तो x का मान रख के देखिए, चाहे पहले ही रख के देख लीजिए। पहले रख के देखेंगे जहाँ पे x रहेगा वहाँ पे 4/5। तो यहाँ पे 4/5 रख दिया हमने माइनस 2 बटा। अब यहाँ पे x जो है यहाँ पे भी रखिए 4/5 माइनस 1 और आगे माइनस 1 बटे जो x माइनस 2 है उसमें भी x की जगह हम क्या रखेंगे 4/5। पहले 4/5 रखेंगे फिर दोबारा करेंगे फिर 3/2 रख के देखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे असल में इसमें एक आपको ध्यान और भी रखना है कि जब भी आप ऑप्शन रखें तो ध्यान रखिए कि बट्टे वालों से बचने की कोशिश करें। जैसे पहला वाला ऑप्शन तो सब में बट्टे वाला है तो बट्टे वाला रखना ही है। दूसरी बार में जब आप चेक करें तो बट्टे वाला छोड़ के जो सिंगल जैसे 3 है इनको रख के चेक करिए तो थोड़ा आसान रहेगा और प्रश्न जल्दी हल हो जाएगा। ठीक है। तो हमने जैसे पहली बार हमने यार ये रख के देखा। अगर x की जगह हमने 4/5 रख के देखा तो इस वाले अगर पूरे पद का मान 0 आ गया इसके बराबर, तब इसका मतलब हमारा ये वाला मूल सही हो जाएगा। अगर नहीं आया तो इसका मतलब जो हमने 4/5 वैल्यू रखी है वो इसका एक हल नहीं है। ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे हल करके। अब देखिए हल करना यहाँ पे बताते हैं। जैसे ये 4 के बट्टे में 5 है, तब इनको ये क्या हो जाएंगे 5 ऊपर चले जाएंगे। यानी 5 की 6 में गुणा हो जाएगी तो 5 छक्का यहाँ पे 30 हो जाएगा और बट्टे में 4 ये वाले 4। ठीक है। अब इधर देखिए यहाँ पे 2 है ना और 2 के बट्टे में ये है 4/5 माइनस 1। अब इन 5 की गुणा इधर एक होगी तो 5 एकम 5 माइनस 4 घट जाएगा और 5 ऊपर चला जाएगा 2 की गुणा में। यानी 2 गुणा 5 2 गुणा 5 बटे इधर 4 घट जाएंगे 5 में से। तो क्या बचेगा माइनस का 1 क्योंकि 5 की जब 1 में गुणा होगी तो माइनस के 5 बनेंगे। यहाँ पे 4 प्लस के हैं तो माइनस का 1 बचेगा। तो माइनस 1 यहाँ पे भी बचेगा, यहाँ पे माइनस 1 लिख दीजिए। अब इस माइनस से यहाँ पे बन जाएगा प्लस। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हल करेंगे तो यहाँ पे भी ये -2 लिखना था हमको। जैसे x माइनस 2/, x माइनस 2 तो x की जगह हमने क्या मान रखा 4/5। अब इनको भी ऐसे ही हल करेंगे। जैसे 5 की गुणा 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10 माइनस 4 घटेंगे और ये 5 ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक, एक बार इनमें गुणा होंगे दूसरी बार में ऊपर। तो देखिए क्या करेंगे 5 को ऊपर भेज देते हैं तो हमने 5 लिख दिया। 1 की गुणा में हो जाएगी 5 में तो 5 एकम 5 ही रहेगा और नीचे 10 में से 4 घटेंगे तो बचेंगे यहाँ पे माइनस के 6। अब इस माइनस से ये वाला हो जाएगा प्लस। ठीक, तब इस तरह इनको हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 और 2 15 यानी 15/2। अब यहाँ पे देखिए सारे अगर देखिए हमको लाना क्या था RHS में 0 यानी इनको हल करके मुझे 0 लाना था। लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस है ही नहीं, यहाँ भी प्लस। ये सारी जब संख्या प्लस की हो गई तो इसका मतलब 0 आना ही नहीं। इसका मतलब जो हमने x का मान 4/5 ले रहे हैं वो गलत है। तो यहाँ से ये चेक हो गया। अगर आपने ये चेक कर लिया ठीक है, जब एक वैल्यू है ही नहीं तो दूसरी रख के देखने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ से हमारा चेक हो गया कि पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। मेरा मानना है कि समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया तो फिर से एक बार बताते हैं। जहाँ भी x रहे, जहाँ भी x रहे वहां पर जो पहला मान है उसको रख के देख लीजिए।
अगर ये रखने से अगर इसका मान 0 आ गया, इधर का नहीं, सिर्फ एलएचएस का। अगर 0 आ गया, तो फिर दूसरा भी चेक करेंगे और अगर पहले से ही नहीं आया है, तो फिर दूसरा वाला जो है, ये वाला चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इसी तरह एक्स का मान ये वाला रख के देखेंगे, देखिए दिखाते हैं, तो 6 बटे एक्स की जगह क्या रखेंगे, 4/3, तो यहाँ पे 4/3 आ जाएगा। सॉरी, मैं थोड़ा ऐसे लिखता हूँ, ऐसे, माइनस 2 बटे एक्स की जगह रखेंगे 4/3, तो 4/3 माइनस 1 और माइनस 1 बटे एक्स की जगह रखेंगे 4 बटे, सही से लिखते हैं, 4/3 माइनस के 2। अब कैसे हल करेंगे, इन तीन को ऊपर भेज देंगे, 3 चक ऊपर 18 बन जाएंगे, 18 बच्चे नीचे में ये वाले 4। अब इन 3 एकम 3 माइनस 4 और ये वाले 3 ऊपर पहुंच जाएंगे, तो 3 दूनी ऊपर हो जाएंगे माइनस के 6, इन 3 की गुणा ऊपर जाके 2 में गुणा हो जाएगी, तो 6 हो जाएंगे और यहाँ पे 4 माइनस 3 यहाँ पे बचेगा 1, ठीक। 4 इनमें से ये वाले 3 यहाँ पे घटेंगे और बार दोबारा में ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये माइनस रहा है, माइनस लगा लीजिए। अब देखिए 3 की इन 2 में गुणा हो जाएगी इधर, तो 3 दूनी 6 और फिर 3 ऊपर भी पहुंच जाएंगे, तो जो 3 ऊपर पहुंच जाएगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा, 3 दूनी 6 में से 4 घटाएंगे, इधर 3 दूनी 6 बच जाएगा ना, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2, यहाँ पे बचेगा माइनस का 2। अब देखिए माइनस का 2 और यहाँ पे फिर से तो माइनस से माइनस बन जाएगा प्लस। अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या बचा, 2 दूनी 4, इन्हें काट दीजिए, 2 ने 18, तो यहाँ बचा 9/2 माइनस -6 को अभी इधर रहने दीजिए, इधर इनको कर लीजिए, प्लस 3/2 और माइनस के 6 हमने इधर लिख लिए, ठीक। 6/1 का मतलब 6, कोई कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 9 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, 12/6 यहाँ पे लिख देते हैं। 9 3 देखिए प्लस के हैं तो 9 3 12 हो जाएगा, तो 12/2 और इधर बचे माइनस के 6 और यहाँ पे 2 छंग 12, तो क्या बचा 6 माइनस 6, क्या आया 0। यानी इसका मान 0 आया कब, जब हमने x का मान रखा 4/3, यानी x का मान 4/3 रखने पर इसका मान 0 आ गया, इसका मतलब इसका एक मूल 4/3 है। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, दूसरा मूल का मान भी ऐसे रख के देखेंगे, जब x की जगह अब यहाँ पे 3 रखिए, देखिए 6/3 ये वाले 3 रखेंगे, 3 माइनस 2 बट्टे यहाँ पे 3 माइनस 1 माइनस 1/, एक्स की जगह क्या रख रहे हैं 3, ये वाला 3 ना, तो फिर 3 माइनस 2। अब देखिए इसका मान भी 0 आ जाएगा, तो 3 दूनी यहाँ से 2 बच्चे माइनस, अब यहाँ क्या बचा, ऊपर के 2 नीचे 3 में से 1 हटा देंगे तो बचेगा 2 और माइनस यहाँ पे बचेगा 3 में से 2 घटा देंगे तो बचेगा 1। अब देखिए 2 एकम 2, अब यहाँ पे क्या बचा, 2 प्लस के, यहाँ पे 2 प्लस के बच्चे ये वाले, ठीक। अब माइनस का ये क्या बचा, 1 और यहाँ पे माइनस का 1। अब देखिए माइनस के 1, ये माइनस का 1, ये दोनों -1 मिल के बनेंगे माइनस के 2 और यहाँ पे प्लस के 2, यानी क्या है 0। तो इस तरह क्या हुआ, x का मान ये रखने पे भी इधर वाला पक्ष का मान 0 हो गया और x का मान ये वाला रखने पर भी x का मान 0, यानी x के यही 2 मूल हल हैं, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम क्लिक कर देंगे दूसरे ऑप्शन पे, दूसरा ऑप्शन ये रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, देखिए इस पे हमने काफ़ी समय लिया, पहला सवाल था। आगे जैसे मैथ रीजनिंग के सवाल रहेंगे तो थोड़ा उसमें टाइम लगेगा, लेकिन जीएस के सवाल रहेंगे तब हम उसमें थोड़ा कम समय लगाएँगे, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को थोड़ा मैं और ज़ूम कर दूँ, अब इसे देखते हैं। उस अक्षरांकित समूह का चयन कीजिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये अच्छे से ना दिख रहा हो, वैसे 360 में भी ठीक दिखता है, तो आप क्वालिटी में जाके 720 की क्वालिटी देख लीजिए, बहुत बढ़िया आपको दिखेगा। और जो मैं ये पीडीएफ इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए ये वाली, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप जॉइन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा, उसका नाम भी रहेगा, ठीक है। चलिए हम सवाल को करते हैं। उस अक्षरांकित समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आकर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। तो देखिए किस तरह बी से जी बना है और फिर जी से एल बना है, एक एक अक्षर देखेंगे पहले, फिर एल से क्यू बना है, फिर क्यू से आगे क्या आएगा, ये हमको बताना है, ठीक। आप सवाल समझ गए होंगे। अब देखिए मैं थोड़ा इसको जूम कर दूं, ये देखिए जूम कर दिया।
अब देखिए इस तरह के सवाल हल करने के लिए रीजनिंग के आपको पोजीशन वैल्यू आपको याद होनी ही चाहिए। देखिए ए की पोजीशन वैल्यू 1 होती है, बी की 2, तो यहाँ पे 2 पोजीशन वैल्यू 2 हो गई और जी की पोजीशन वैल्यू 7 होती है, तो हम 7 लिख देते हैं जी के नीचे और एल के नीचे पोजीशन वैल्यू 12 लिख देते हैं क्योंकि एल की पोजीशन वैल्यू 12 होती है और क्यू की 17, ठीक? इस तरह देखिए अगर हम देखेंगे तो 2 से क्या बना 7 यानी +5 किया गया, फिर 7 से क्या बना 12 +5 किया गया एल में ना, फिर यहाँ से फिर +5 17 यानी हम देखते हैं तो 5-5 अंक बढ़ रहे हैं। तो यानी क्यू के बाद जो अंक आएगा उसमें भी हम +5 कर देंगे यानी 17 में +5 कर देंगे तो 22 आ जाएगा। 22 पोजीशन वैल्यू कितने की होती है? बी की होती है, ठीक? तो यहाँ पे आ जाएगा यानी बी। इसी तरह अगर हम ई का देखेंगे तो ई की पोजीशन वैल्यू 5 होती है और जे यहाँ पे जे है ना, ई के बाद जे आया है तो जे की पोजीशन वैल्यू 10 होती है, ठीक? तो यानी यहाँ पे भी 5-5 जुड़ रहा है। इसी तरह यहाँ पे भी देखेंगे यहाँ पे जे के बाद क्या है? ओ। देखिए जे की पोजीशन वैल्यू 10 होती है और ओ की पोजीशन वैल्यू 15 होती है। यानी 5-5 यानी दूसरे अक्षर में भी 5-5 ही बढ़ रहा है। तो इस तरह जो हमारा टी है इसमें भी ये 5 बढ़ाएँगे तो टी की पोजीशन वैल्यू होती है 20, 20 में अगर 5 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 25, 25 का मतलब 22, ठीक? तो बी 22। अब देखिए बी वाई यहाँ भी है, बी वाई यहाँ भी है। अब हमारा कौन सा आएगा? ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा? तो इसको हमको क्या करना है? अंक देखना है। अंक में देखिए यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना है 5। देखिए इनमें क्या बढ़ रहा है? +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे +1 +2 नहीं, कहने का मतलब ये है 2 के बाद क्या है 3 यानी 1 जोड़ दिया, ठीक? और 3 के बाद कितना है 5 यानी 2 जोड़ दिए, ठीक? 2 के बाद क्या जोड़ा? 2 के बाद जोड़ा यहाँ पे 3 2 जोड़ा फिर 5 के बाद क्या आया 7 फिर यहाँ पे यानी 2 जोड़ दिया, ठीक? इसी तरह आगे क्या जोड़ेंगे साथ में यानी 2-2 करके हम जोड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे जोड़ा कुछ भी नहीं गया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जोड़ा कुछ भी नहीं गया है। अ, इसमें जो किया है वो प्राइम नंबर का इस्तेमाल किया गया है। अब मैं आपको प्राइम नंबर बता देता हूँ, प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर जैसे क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं जैसे 1 उम, 1 नहीं होता है सॉरी। प्राइम नंबर क्या होता है? जो अपने अलावा किसी से ना कटे। तो प्राइम नंबर कौन-कौन से होते हैं? देखिए 2 होते हैं, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, फिर 13 होता है, 13 के बाद 17 होता है। ऐसे नंबर जो किसी से ना कटे अपने अलावा। तो ऐसे नंबर ही इसमें बीच-बीच में लिए गए हैं। देखिए यहाँ पे 2 लिया गया, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 7 के बाद प्राइम नंबर क्या आएगा? फिर 11 आएगा। तो इस तरह यहाँ पे 11 लिया गया है, ठीक है? 3, 5, 7, 11 तो इस तरह इस प्रश्न का कौन-सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है? इस तरह इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। इसी तरह आपको रीजनिंग का सवाल करना है, कोई ज़रूरी नहीं वहाँ पे मैथ लगे, कभी-कभी कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है? रीजनिंग का मतलब तर्क शक्ति होता है, वो कैसे भी तर्क शक्ति आपसे आपकी चेक कर सकता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा गया है? आय में 1 इकाई वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रत्याशित खपत में वृद्धि की दर कहलाती है। तो आय में 1 इकाई वृद्धि, अगर इकाई वृद्धि हो जाए तो परिणाम स्वरूप प्रत्याशित खपत खपत में वृद्धि की दर को क्या कहते हैं? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। देखिए इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, तो आप इसे ऐसे ही याद कर लीजिए। इकोनॉमिक्स हम लोग ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, फिलहाल ये ग्रुप डी का पेपर है तो हमको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, ठीक? आप ऐसे याद कर लीजिए एक बार देख के और चाहो तो इस तरह के प्रश्नों को आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। अब देखिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन-सा संधारणीय विकास के लिए पालन कर किए जाने 5 आर का हिस्सा नहीं है? देखिए 5 आर क्या है? 5 आर एक जैसे गवर्नमेंट द्वारा एक मतलब स्कीमें जैसी लाई जाती हैं, उसका हिस्सा वो है 5 आर। क्या है 5 आर? मैं देखिए 5 आर का नाम आपको बता देता हूँ। 5 आर देखिए क्या है? ये मैंने लिख के रखा है 5 आर का मतलब देखिए पहला आर का मतलब रिफ्यूजिंग, दूसरा आर का मतलब रिड्यूसिंग, तीसरे आर का मतलब रीयूजिंग और चौथे आर का मतलब रीपर्पजिंग और पांचवें आर का मतलब रिसाइकलिंग। देखिए रिफ्यूजिंग रिफ्यूजिंग का मतलब होता है
जो चीज़ें आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन्हें व्यर्थ में खरीदें ही ना, ठीक है? तो इसका मतलब उसको कैंसल कर दीजिए, तो नहीं ज़रूरत है उसको इस्तेमाल नहीं करना है, उसको ना खरीदें, ठीक है? करने मतलब क्या है 5 आर का मतलब जो कचरा मैनेजमेंट को जैसे वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 5 आर सिस्टम लाया गया था। जैसे कचरा हम लोग फैला रहे हैं, बाहर प्लास्टिक कचरा है कुछ भी, तो उसके लिए बताया और जैसे जब कम खरीदेंगे, जिसका इस्तेमाल नहीं होगा उसको नहीं खरीदेंगे तो कचरा रिड्यूस होगा और जो भी है उसको धीरे-धीरे रिड्यूस करिए, कम करिए तो उसके लिए रिड्यूस मतलब कम करना, रीयूज़ मतलब जो भी आपके पास आइटम है उसको बार-बार इस्तेमाल कर लीजिए जब तक इस्तेमाल रहे, ये नहीं यूज़ एंड थ्रो की तरह। इससे क्या होगा ना कचरा बढ़ेगा, तो कचरा को कम करने के लिए ये 5 आर लाए गए थे। रिपर्पजिंग मतलब दोबारा उसको इस्तेमाल कर लीजिए जैसे भी इस्तेमाल हो, ठीक है? रीयूज़ रिपर्पजिंग का यही मतलब हुआ। रिसाइक्लिंग का मतलब जैसे अगर कोई आइटम आपने खरीदा है, वो उस तरह काम में नहीं आ रहा है तो उसको किसी और तरह से काम में ले लीजिए। जैसे आपने कूड़ादान के लिए बाल्टी खरीदी, अगर वो टूट जाती है तो उसको तो आप ऊपर से काट के किसी ने गमला बना लिया उसका। इस तरह मतलब उसको दोबारा इस्तेमाल करना है, ठीक है? तो देखिए इसमें रिफ्यूजिंग देखिए पाँचों देखो रिफ्यूजिंग, रिड्यूसिंग, रीयूजिंग, रिपर्पजिंग देखिए सारे हैं रिफ्यूज, रिपर्पज, रिसाइकिल लेकिन रीजनरेशन कहीं भी नहीं है। तो 5 आर का हिस्सा कौन-सा नहीं है? रीजनरेशन ठीक है? यानी इस प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है। दिखा देते हैं हम आपको बढ़िया से, ठीक है? यहाँ पे हम ऐसे करके दिखाते हैं, ठीक? आप देख लीजिए 5 आर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 को ज़ूम करते हैं। देखिए आयोग द्वारा दिया गया पीडीएफ बहुत छोटा रहता है तो थोड़ा दिखने में दिक्कत हमको भी पढ़ाने में होती है। इसीलिए हम कहते हैं क्वालिटी को आप थोड़ा बेटर कर लीजिए, थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगेगा। इसे पढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प उसका निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो देखिए ये पढ़ लिया आपने एक बार और पढ़ लीजिए, मैं यहाँ पे बताता हूँ। इसमें देखिए क्या कहा गया है, इसको आप हल करेंगे तो लगभग मान इनमें से किसी के बराबर आएगा। तो देखिए इस तरह के सवाल को आप कैसे हल करेंगे, यहाँ पे 48.9 है ना, इनको सीधा आप 50 मान लीजिए, ठीक? क्योंकि लगभग मान निकालना है। 3.95 को 4 लिख दीजिए, ठीक? माइनस 2.97 को कैसे लिखते हैं? जैसे पॉइंट के बाद अगर 5 से बड़ी वैल्यू या 5 तक है, तो उस उधर पूरी 1 मान लीजिए। जैसे 48 के बाद इधर 0.5 से बड़ी वैल्यू है, तो सीधे 49 मान सकते थे। लेकिन हमने कहा अगर 49 मानेंगे तब भी कैलकुलेशन गणित तो मतलब कठिन हो जाएगी, तो हमने सीधा 50 मान लिया है। यहाँ पे देखिए सीधे 3 मान लेंगे हम, क्योंकि 0.5 से बड़ी वैल्यू है। एक बढ़ा लिया अपने आप इधर। अब इधर क्या रहेगा 17.86 को लिख लेंगे सीधे-सीधे 18। अब देखिए 50 चौका यहाँ पे 200 हो जाएगा, 200 और यहाँ पे देखिए 18 में से अगर 3 घटा दें तो क्या बचेगा 15 प्लस का 15 यानी अब ये 215 ये कितना हो जाएगा 215। अब देखिए 215 के निकट यहाँ पे कौन-सी वैल्यू है? देखिए यहाँ जो मान दे रखे हैं वो काफ़ी दूर-दूर हैं, तो 215 के निकट यही वाली वैल्यू है। उसने कहा ना लगभग निकालना है, तो लगभग ही हमारा आएगा। उसके हिसाब से हम कॉमन सेंस के हिसाब से आंसर निकालेंगे, ठीक? तो इस तरह इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, लैंगिक जनन करने वाले एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 18 है। इसमें अलैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? देखिए कभी भी किसी यहाँ पे चाहे 18 रहे, चाहे कुछ भी ये दे रखा है ना 2n बराबर, तो यहाँ पे अगर ऐसे पूछे अलैंगिक गुणसूत्रों की संख्या, तो जितने भी ये गुणसूत्र दे रखे हों, उनमें से आप 2 कम कर दीजिए जोड़े के हिसाब से। तो यहाँ पे 18 है तो 18 में से 2 दे कम कर दीजिए 16 रह जाएँगे, ठीक है? यहाँ पे अगर 40 दे रखा होता तो यहाँ पे हम फिर 2 कम कर देते तो 44 रह जाता, ठीक है? यानी जो भी दे रखा हो उसमें से 2 कम करके तो 18 में से 2 कम कर देंगे तो 16 यानी इस प्रश्न का पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 में क्या पूछा गया है? अ, खाली जगह में भरना है का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। तो ये जिप्सम जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। इनमें से कौन सा सर्वाधिक वैद्युत विद्युत धनात्मक तत्व है?
तो इनमें से कौन सा सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है? देखिए पीरियोडिक टेबल का प्रश्न है, तो इसका चौथा ऑप्शन जो CgM, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 में कहा गया है, भारतीय राजभाषा अधिनियम इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारतीय राजभाषा अधिनियम 1963 में पारित किया गया था, यानी इस प्रश्न का पहला ही ऑप्शन सही है। तो ऐसे प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए या याद रख लीजिए, ये प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे, पहले तो मैं आपको ये प्रश्न पूरा दिखा देता हूँ, पहले आप देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन दिखा रहा हूँ, आप पूरे ऑप्शन देख लीजिए। अब हम इस प्रश्न को जूम करते हैं। देखिए ऑप्शन में क्या दे रखा है, 18, 40, 33, 15। ठीक, अब देखिए देखने में सवाल काफी बड़ा है, अगर आप पूरे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब इसमें देख लीजिए कि सवाल जो यहाँ पे लिखा है ना, उसे पढ़ लीजिए एक बार। दिए गए आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। अब देखिए ऐसे ही डायग्राम बना हुआ है, जैसे कि ये डॉक्टर का है, यहाँ पे हम डी लिख देते हैं, और यहाँ पे ये फीमेल्स का है, मतलब लेडीज का है, और तीसरा है ये टैक्स पेयर्स। टैक्स पेयर्स का मतलब जो टैक्स देते हैं, टैक्स कौन देता है, जिनकी इनकम 5 लाख से ऊपर होती है, तो जो भी जैसी भी रहती है, अलग अलग कंडीशन में रहती है, तो वो इन 3 लोगों का इसमें डायग्राम दिया गया है। अब देखिए ये दे रखा है, ये दुनिया भर का ना, इसे आप मत देखिए, अगर इसे देखेंगे ना कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अगर आप पूरा देखेंगे ना तो सवाल में उलझ जाएंगे। आपको क्या करना है, सीधे ये देखिए कि इसमें पूछा क्या गया है। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको मेनली ये देखना है, ये पूछा क्या गया है, इसके बाद हम इस डायग्राम को देखेंगे। ठीक, पहले डायग्राम को देखोगे तो कुछ समझ में आएगा नहीं। पहले ये देखिए हमको पूछा क्या गया, उसी हिसाब से हम डायग्राम को देखेंगे। क्या है देखिए, ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो करदाता भी हैं किंतु डॉक्टर नहीं। तो देखिए जो डॉक्टर नहीं, उनको तो, अब देखिए यहाँ पे कहा किंतु डॉक्टर नहीं, तो नहीं वाला है ना, तो ये डॉक्टर वाला ग्राफ है, तो इसको तो पहले ही आप खत्म मान लीजिए। ठीक है, इसका मतलब इसमें से हमको कुछ नहीं देखना, क्योंकि डॉक्टर के अंदर बता दिया, दी गई ये संख्याएं हैं, और ये करा डॉक्टर नहीं, तो ये हमने सब काट दिया, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। अब क्या कहा, अ, ऐसी कितनी महिलाएं, तो महिलाएं कौन सी, देखिए इसके अंदर जो भी आए। ठीक है, इसके अलावा यानी महिलाओं वाला लेना है, तो बाकी बाकी सबको अम, खाली महिलाओं वाला डायग्राम दिखना चाहिए। ठीक, बाकी इनको सबको खत्म कर दीजिए। ठीक, अब क्या करें, जो करदाता भी हैं, करदाता के अंदर देखिए ये वाला डायग्राम आ रहा है, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। ये देखिए आ रहा है ये वाला करदाता, तो ये कितनी आ रही हैं, देखिए महिलाएं तो ये पूरी हैं, ये 36 और ये 15, इसके अलावा यहाँ भी थी, लेकिन उनसे हमको मतलब है नहीं। उसने कहा जो करदाता भी हैं, तो करदाता के अंदर कौन आ रहा है, सिर्फ ये 15, और ये महिलाओं के डायग्राम में भी आ रही है। महिलाओं के अंदर वैसे 36 भी आ रही हैं, लेकिन 36 नहीं लेना, उसने कहा जो करदाता भी हैं, तो करदाता कौन सी, सिर्फ 15 है ना, तो यही 15 ऑप्शन जो नीचे दे रखा है, चौथा ऑप्शन वही लेना है। तो हमको क्या देखना था, ये देखना था, इसके अलावा जो पूछा गया किंतु डॉक्टर नहीं, तो डॉक्टर वाला खत्म कर दिया, और क्या है, जो करदाता भी है तो करदाता वाली। ठीक, तो यानी इस तरह इस प्रश्न का 15 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दिखाते हैं 15 कितने नंबर पे दे रखा है, ये दे रखा है ऑप्शन नंबर 4 पर। ठीक, इस तरह इन प्रश्नों को हम हल करते हैं। ठीक है, अब एक बार प्रश्न आपको पूरा दिखा देते हैं, आपका मन हो तो पूरा पढ़ लेना, लेकिन हल ऐसे ही हम लोग ट्रिक से करते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए कितना भी हम जूम कर लें लेकिन साफ दिखेगा नहीं, क्योंकि आयोग द्वारा ही बहुत छोटा फॉन्ट दिया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 पर, ज्यादा समय लगाएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए त्रिकोणमिति का प्रश्न है, इसमें मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, लेकिन फिर भी शॉर्ट में ही बताऊंगा। देखिए इसमें कहा गया है, सेक 4a बराबर कौशिक 3a माइनस 50 डिग्री। ठीक है, अब क्या कहा गया है आगे, 4a 3a न्यून कोण है। देखिए ये बताने का क्या मतलब है, न्यून कोण बता दिया। देखिए त्रिकोणमिति का एक फंडा होता है, आपने अगर पढ़ा हुआ तो ठीक है, नहीं पढ़ा हुआ तब भी बता देते हैं। जैसे यहाँ पे ये
ये चतुर्थांश होता है, चतुर्थांश में आपने पढ़ा होगा, ये देखिए यहाँ पे मूल बिंदु रहता है। त्रिकोणमिति में आते हैं तो ये जो चतुर्थांश होता है, इसका फंडा होता है एएसटीसी। तो एएसटीसी का मतलब होता है, ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। अभी बताएँगे, क्या खाली अभी आप सुन लीजिए। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब होता है यहाँ पे साइन और कौशिक, साइन और कौशिक, साइन का उल्टा कौशिक होता है ना, तो ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी अगर इसके अंदर कोई भी आएगा तो नेगेटिव रहेगा, ठीक? इसके अंदर तो सारे पॉजिटिव रहेंगे, इसके अंदर साइन और कोशिक भी पॉजिटिव रहेंगे, और टी, ये टी का मतलब होता है टेन और कॉट, टेन और यहाँ पे ऐसे साइन लगा देता हूँ कॉट, ये दोनों प्लस रहेंगे, बाकी माइनस हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे सी का मतलब कॉस और सेक, कॉस और सेक माइनस प्लस रहेंगे, ये वाले प्लस रहेंगे, बाकी सब माइनस। इसी तरह यहाँ पे साइन और कॉसिक प्लस रहेंगे, बाकी सब माइनस। यहाँ पे टेन और कॉट प्लस रहेंगे, बाकी सब माइनस। अब देखिए कैसे प्लस रहेंगे कैसे माइनस, आप पहले मैंने बता दिया, अब देखिए कैसे। जैसे मैंने कहा कि साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा, तो ये 90 मतलब माइनस थीटा, देखिए यहाँ तक कितना होता है 90, यहाँ तक अगर पूरा कर दें तब 180, पूरा 180 हो जाएगा, और यहाँ तक कर लें तब 270, और यहाँ तक कर दें तो 360, ये घूमता है ना, ये 90, 180, 270, 360। अगर 90 माइनस कह रहा है तो कहने का मतलब ये इसी डाय 90, ये पूरा कितना है 90 तो है, 90 माइनस कह रहा है यानी 90 में से कुछ घट रहा है, तो यानी इसी में रह जाएगा। अगर इसी में रह जाएगा तो प्लस रहेगा, ठीक? अगर इधर आ जाता तब उम, अगर साइन कॉस रहेगा तब तो साइन और कॉसिक रहेगा तब तो प्लस ही रहेगा, और कॉस या tan आ जाता है तब माइनस में बदल जाएगा। अभी बताते हैं, सवाल करेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल थोड़ा-थोड़ा सुनते जाइए, इससे भी आपको समझ में आएगा। अब देखिए, दूसरी बात क्या बतानी है? दूसरी बात ये, अगर साइन 90 माइनस थीटा लिखा है, या साइन, साइन क्या, साइन के अलावा कुछ भी रहे, कॉस, टैन, कॉट कुछ भी रहे, अगर 90 माइनस हो या 90 प्लस हो, इसी तरह 270 माइनस हो या 270 प्लस हो, ठीक? यानी 270 के साथ रहेगा तो ये आपस में बदल जाते हैं। देखिए कैसे बदलते हैं, साइन बदल जाएगा, साइन, सॉरी, साइन बदल जाएगा कॉज में, और कॉस बदल जाएगा साइन में, ठीक है? साइन कॉज में, कॉस साइन में, और सेक, सेक बदल जाएगा कौशिक में, सेक बदल जाएगा कौशिक में, और कौशिक बदल जाएगा, कौशिक बदल जाएगा सेक में, ठीक? ऐसे बदलते हैं। अब बचा बचा क्या, tan कॉट में बदल जाएगा कॉट tan में, ठीक? वो आपस में एक दूसरे में बदलते हैं, कब बदलते हैं, तब 90 माइनस थीटा रहे या 90 प्लस थीटा रहे, या 270 माइनस थीटा रहे या 270 प्लस थीटा रहे, ठीक? इसके अलावा अगर यहाँ पे जैसे 180 माइनस थीटा कर दिया, यहाँ पे 180 माइनस थीटा कर दिया, या 360 माइनस थीटा कर दिया, या 360 प्लस थीटा कर दिया, या 180 प्लस थीटा कर दिया, तब ये साइन कॉस आपस में नहीं बदलेंगे, तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, ठीक? अब इसी कॉन्सेप्ट का हम थोड़ा यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ आपको समझ में आएगा, लेकिन 100% तो नहीं गारंटी ले सकता, क्योंकि बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो आपको पूरा पढ़ना होगा और आपने कभी नहीं पढ़ा है, ठीक है? तब यहाँ पे हम करते हैं स्टार्ट। अब देखिए हम इसको करते हैं हल, तो थोड़ा बहुत तो समझ में आपको आएगा। देखिए सेक, देखिए ये क्या कहा है, 4a और 3a क्या है, न्यून कोण है, यानी 90 के अंदर है। अब हमको देखिए क्या निकालना है, थोड़ा जूम और कर दें, जूम होगा नहीं, यहाँ पे देखिए, ये देखिए क्या दे रखा है, सेक 4a बराबर कौशिक, कौशिक 3a माइनस 50 डिग्री, ठीक? ऐसे लिखा हुआ। तो देखिए जैसा मैंने आपको बताया था कि सेक थीटा जो है वो कौशिक थीटा में बदल जाता है, कब, जब वो 90 के साथ घटे या जुड़े, जैसे यानी सेक 90 माइनस थीटा होता है कौशिक, कौशिक थीटा, ठीक है? इसी तरह अगर कौशिक, हम ऐसे लिखना चाहें उल्टा लिख दें, कौशिक 90 माइनस थीटा, तो इसका भी मान होता है सेक थीटा, ठीक? अब इसी कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। हम देखिए या तो फिर कौशिक को सेक में बदल लें, या फिर सेक को कौशिक में बदल लें, तभी हमारा ए का मान निकल पाएगा। तब हम क्या करेंगे, इस सेक को कौशिक में बदल लेते हैं। सेक को कौशिक में कैसे बदलेंगे, सेक को हम कैसे लिखेंगे,
जैसे यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, कौशिक 90 माइनस थीटा का मान होता है सेक थीटा, यानी 90 माइनस कुछ घटा दें, तो यानी कहने का मतलब ये है कि कौशिक 90 माइनस 4a, सॉरी 4a लिखना था, माइनस 4a बराबर कौशिक कौशिक 3a माइनस 50। अब हमने सेक 4a को कैसे लिख लिया, कौशिक 90 माइनस 4a, क्योंकि कौशिक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, यानी इसका मान इसके बराबर ही है। हमने क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि हमको इसका मान निकालना है ए का। ठीक, तो हम नीचे इसको मिटा देते हैं, आप इसे नीचे वालों को ध्यान नोट कर लीजिए। अब हम इसको करते हैं आगे हल। आगे क्या करना है, भी कौशिक हो गया, इधर भी कौशिक हो गया। अब हम इनकी आपस में तुलना कर सकते हैं। 90 माइनस 4a बराबर हो गया यहाँ पे 3a माइनस 50। ठीक है, यही दे रखा है। अब हम देखिए 4a को उस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 7a, और 90 में ये 50 इस तरफ लेके आएंगे तो 50 देखिए माइनस का है, 90 इधर प्लस का, तो 90 तो प्लस का ही रहेगा, 50 इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो 7a बराबर यहाँ पे ये हो जाएंगे 90 और 50 140। कहने का मतलब ये 7a बराबर हो जाएगा 140, और अगर 7 से काट दें, 7 दूनी 14, यानी ए का मान हो जाएगा 20। देखिए अब ए का मान हमने 20 निकाल दिया गया है, तो हमसे पूछा गया ए प्लस 75 का, यानी 20 में अगर हम 75 जोड़ दें तो क्या मान आ जाएगा, ए का मान 95 आ जाएगा, यानी इस तरह इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा मानना है कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो एक बार दोबारा देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। प्रश्न नंबर 12 में क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पे रो देखा, रो प्रतिरोधकता वाले एक धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता क्या होगी। देखिए प्रतिरोधकता चाहे 4 भाग में काटे चाहे 50 भाग में काटे, प्रतिरोधकता प्रत्येक भाग की समान ही रहेगी, यानी इस तरह इस प्रश्न का चौथा ही ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है, 6 फेरों वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान धारा प्रवाह वाले एकल वृत्ताकार पथ के, एकल वृत्ताकार पाथ लिखा है यहाँ पे, पथ मान लीजिए, चलिए लूप मान लीजिए, एक ही बात है, के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के, यहाँ पे खाली जगह है भरना है। तो देखिए अगर एक ऐसा वृत्ताकार है, एक ऐसे 6 छल्ले हैं, तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इससे कम रहेगा, तो इसका 6 रहेगा तो इसका 1 रहेगा। यही पूछा गया है कि एकल वृत्ताकार पास का कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इसके कितने गुने के बराबर है, तो इसके इसका 6 इसका 1, तो किसके कितने गुने के बराबर, 6 गुने के बराबर रहेगा। अगर यहाँ पे 10 फेरों वाली कहते थे तो 10 गुना हो जाता, कितने फेरे का है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एकल वृत्त है तो एकल वृत्त का तो एक ही रहेगा, इसका 6 फेरों वाली है, इसका 6 हो जाएगा, तो इसलिए 6 गुना। ठीक है, इस तरह इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे जितने फेरे कहेगा उतने ही गुना कर देगा, लेकिन अगर यहाँ पे 2 कह देता, यहाँ पे 2, तब इसका 2 कितने गुना, तब 3 गुना हो जाता। ठीक है, तो इस तरह आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कुछ भी बस मार देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखिए यहाँ पे खाली जगह भरना है, तो क्या करना है, देखिए 2 सत्ते 14, देखिए गुणा क्या पहले 7 से की गई है, फिर 5 से, क्योंकि 14 पंजे 70, फिर 7 या 21 गुणा 3 से की गई है, फिर 1 से, यानी देखिए विषम नंबर 7 5 3, फिर 2 से मत कर देना, फिर 1 से। अब 210 एकम 210, यानी इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, रीजनिंग का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। दोस्तों थोड़ा वीडियो की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, अभी 14 ही प्रश्न हो पाए हैं और वीडियो बड़ा होता जा रहा है। ए और बी एक व्यवसाय में क्रमशः 4200 और 42,000 और 56,000 निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में वे 87,220 रुपए का लाभ कमाते हैं। लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए ने 42,000 रुपए लगाया
और बी ने 56,000 रुपए लगाया, कुल लाभ जो हुआ उसमें जितना पैसा लगाएगा उसके हिसाब से मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इनके जो इन्होंने पैसा लगाया उसका अनुपात निकाल लेते हैं, ठीक है। अनुपात कैसे निकालेंगे, देखिए देखिए अनुपात निकाल लेते हैं हम। ए ने कितना पैसा लगाया है, ए, और इधर बी। ए ने लगाया, देखिए यहाँ पे जब 42,000 है और यहाँ पे 56,000 है, तो हम क्या करेंगे कि जीरो जीरो यहीं काट लेते हैं। क्या लगाते हैं कि ए ने 42 रुपए मान लीजिए लगाया और बी ने 56 रुपए लगाया, ठीक है। अब इनका रेशो निकालते हैं तो कट जाएगा 7 से, 7 छंग 42, 7 अट्ठे 56 और काट दीजिए, 2 3 6 और 2 चौक 8। कहने का मतलब ये, अगर बी ने 4 रुपए लगाया है तो ए ने 3 रुपए लगाया है। तो ए का हिस्सा, बी का हिस्सा पूछा है, बी का हिस्सा कैसे निकालेंगे, देखिए बी का मान क्या है 4, तो 4 के बट्टे में ए और बी दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 7 गुणा अब इसकी गुणा यहाँ पे कर देंगे 87 220, तो यहाँ पे 220 कर दिया। अब यहाँ से 7 से काट दीजिए, तो 7 एकम 7 और 7 एक बचेगा, 7 दूनी 14 बचेंगे 3, 32 हो जाएगा, तो 7 चौक 28, 7 छंग 42 और यहाँ पे अब इनकी 4 की 12 12 460 में 4 से गुणा कर लीजिए। जब आप गुणा करेंगे तो 4 जीरो जीरो आ जाएगा, 4 छंग 24 के 4 और 4 चौक 16 और 2 18 के 8। देखिए लास्ट में 840 किसके किसके आ रहे हैं, इसी के आ रहे हैं। बस इतने पे ही रोक दीजिए, पूरी गुणा करने की जरूरत नहीं है। यह वाला ऑप्शन मार दीजिए, ठीक, यही वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक। इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस तरह के सवालों को हम ऐसे ही करते हैं, ठीक। ट्रिक से करते हैं, बाकी तो वैसे करोगे तो काफी बड़ा हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, मार्च 2022 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो मार्च 2022 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुशील चंद्रा, यानी इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। इसमें देखिए ये रीजनिंग का प्रश्न है, लेकिन दिख रहा है कि मैथ का हो। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 बराबर x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, तो रिजल्टेंट मतलब परिणाम क्या आएगा। देखिए क्या कहा गया है, क्या क्यूबिक इक्वेशन आएगी, क्यूबिक इक्वेशन का मतलब 3 घात वाली समीकरण आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि 3 घात तो कहीं से बनेगा ही नहीं। इसमें 2 घात है, इधर भी ज्यादा में ज्यादा बनेगा तो 2 घात, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन देखिए, इसे चलिए पढ़ लेते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मतलब 2 घात समीकरण आएगी, 2 घात भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, देखिए यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है ना, और इधर जब इनकी गुणा होगी तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से इधर वाला एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिंगल एक्स बचेगा। तो यहाँ पे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी 2 घात वाली समीकरण भी नहीं बनेगी। क्यूबिक पॉलिनोमियल देखो क्यूबिक नहीं बनेगी, तो क्या आप दे रखा है, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, यानी 2 घात समीकरण नहीं बनेगी, सिंगल घात वाली समीकरण या रैखिक समीकरण बनेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। इसमें क्या कहा गया है, गर्भ निरोधक गोलियों के प्रभाव से खाली जगह में भरना है, रुक जाता है। तो गर्भ निरोधक गोलियों के प्रभाव से क्या रुक जाता है, अंडोत्सर्ग और निषेचन, यानी इस प्रश्न का दूसरा ऑप्शन एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। प्रश्न नंबर 19 देखिए, क्या देर पूछा गया है, दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए बहुलक क्या होता है, जितने भी आंकड़े दे रखे हैं उनमें जो भी नंबर सबसे ज्यादा बार आया होगा वही बहुलक होगा। देखिए यहाँ पे आप गिनेंगे तो या इसमें कोई आरोही अवरोही क्रम लिखना नहीं होता है बहुलक में, पर माध्यिका निकालनी रहेगी तब हम लोग आरोही और अवरोही क्रम में भी लिखते हैं। बहुलक निकालने के लिए ये देख लीजिए कौन सबसे अधिक बार आया है, ये 15 1 2 3 और 4, 4 बार आया है। 15 के अलावा यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो 4 बार आई हो, तो सबसे ज्यादा अधिक बार कौन आया, 15, तो इसका बहुलक हो गया 15, यानी इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। ये प्रश्न नंबर 20 मैथ का प्रश्न है। इसमें क्या पूछा गया है, थोड़ा मैं क्वेश्चन को जूम कर दूं, ये रहा जूम हो गया। इसमें कहा गया है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 10%
वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 की राशि कितने वर्ष में बढ़कर 13,310 हो जाएगी? 13,310 कितने वर्ष में हो जाएगी? जबकि मूल राशि 10,000 रुपए है। देखिए, इसका सबसे आसान मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, बिल्कुल आपको हल नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, आपको 11 का वर्ग पता होना चाहिए। 11 का वर्ग कितना होता है? 121 और 11 क्यूब कितना होता है? 1331। जब यहाँ पे देखिए 1331 देखिए ये है 13,310। 13,310 में देखिए अगर जीरो हटा दें तो क्या बचा? 1331 है। 1331 किसका? 11 का क्यूब है। क्यूब है मतलब 3 वर्ष है। यानी ये जो राशि है वो 3 वर्ष में इतनी हो जाएगी, ठीक? ऐसे ही हमने देख लिया। कैसे निकालते हैं? देखिए कैसे निकाल लेते हैं। मूल राशि क्या थी? 10,000, ठीक? बन कितनी रही है? 13,300 1331 10, ठीक? अब यहाँ से जीरो काट दें। यहाँ पे क्या बचा? 1,000 यानी 1,000 की राशि कितनी बन जाएगी? 1331। हम अब देखिए ये अगर इसका इन दोनों का देखिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो या तो फिर घन बन रहे होंगे या वर्ग बन रहे होगा या 4 पावर बन रही होगी। यहाँ पे देखिए दूसरे घन बन रहे हैं। यहाँ पे आज अगर घन करें तो यहाँ पे 10 बचेगा। सॉरी घन नहीं, क्यूब रूट, घनमूल अगर करें तो यहाँ पे 10 बचेगा, यहाँ पे 11 या ऐसे लिख दें 11 की पावर 3, 10 की पावर 3, ठीक है? इनको ऐसे लिख दिया। तो यानी ये जो है वो क्या है? समय है। तो यानी 3 वर्ष में वो राशि 10,000 की 13,310 हो जाएगी। वैसे भी देखिए करके दिखाते हैं। वैसे करने का मतलब ये 10% कह रहा है ना, तो 10 से क्या हो जाएगी? 11 पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में क्या होगी? 10 से 11, चक्रवृद्धि की बात चल रही है ना इसीलिए। और तीसरे वर्ष में क्या होगी? 10 से 11। अब इनका देखिए निकालें तो ये हो जाएगा 1,000 और ये हो जाएगा 1331। यानी अगर 1,000 की राशि हमारी होती तो वो 3 वर्ष में 1331 हो जाती। लेकिन कह रहा है कि 1,000 की नहीं, 10,000 की राशि यानी इसका 10 गुना है, तो यहाँ पे राशि भी 10 गुना हो जाएगी, ठीक? तो कितना समय लग रहा है? पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष। इस तरह इसका ऑप्शन 3 वर्ष हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग का वैसे प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया है? द फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए दोस्त, कभी कभी ये इंग्लिश में आ जा रहे हैं प्रश्न। ये मैंने नहीं बनाए हैं, आयोग द्वारा ही ऐसी ही शीट भेजी गई है, मैंने सिर्फ डाउनलोड की है। द फर्स्ट एंड सेकंड members respectively of the ketone homogeneous series are। तो कीटोन होमोजीनियस सीरीज के पहले और दूसरे मेंबर कौन कौन से हैं? प्रोपेन और ब्यूटेन। तो ये पीरियोडिक टेबल का सवाल है, आपको वहां से ही पढ़ना पड़ेगा। मुझे भी इसमें कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है, ऐसे याद कर लेते हैं। अगर इस तरह के प्रश्न एक दो नहीं आते हैं, टेंशन की बात नहीं है, एक दो प्रश्न छोड़े भी जा सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 में क्या पूछा गया है? रीजनिंग का प्रश्न है। थोड़ा मैं जूम कर दूं, कोशिश कर रहा हूँ, ज्यादा ज्यादा नहीं हो पाता है जूम। इसमें क्या कहा गया? कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे। व्यक्ति कितने नहीं बताया गया है। कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर, हमने बताया पेज पर हमेशा ऊपर को और उत्तर, ऊपर उत्तर को लिखते हैं नॉर्थ, नीचे दक्षिण, दक्षिण को साउथ, और इधर ईस्ट यानी पूरब, और इधर पश्चिम यानी वेस्ट, ठीक? इस तरह हम लेकर चलते हैं। अब देखिए अब पढ़ते हैं इसको। उत्तर की ओर मुख करके बैठे यानी सबका मुंह ऊपर की ओर है, ठीक है? एफ यू के बीच में केवल 7 व्यक्ति हैं। यानी अगर ये यहाँ पे एफ है और यहाँ पे यू है तो इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं? 7, ठीक? हम ऐसे ही लिखेंगे। अब एफ पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है, मान लेते हैं ये वाला पहला ही व्यक्ति है, ठीक? एक सिरे पर बैठा है। अब एच और यू के बीच में केवल 9 व्यक्ति, यानी यू और इसके एच, यानी एच इधर होगा क्योंकि यू को उसने पहले ही कह दिया एक सिरे पर बैठा है, ठीक? लास्ट में भी देखिए कहा होगा जहां तक है। पढ़ते हैं, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो मैंने आगे पीछे कर लेंगे। क्या कहा गया है? एच और यू के बीच केवल 9 व्यक्ति, तो यहाँ पे 9 व्यक्ति रख देते हैं। आगे देखिए ई और एच के बीच में केवल 12 व्यक्ति। ई और एच के बीच में 12 व्यक्ति, तो ई तो हमको पता नहीं इधर लेना है कि इधर, हम फिलहाल अभी इधर लेके चलते हैं क्योंकि जो हमारा ऑप्शन है वो बड़ी बड़ी संख्या है, तो हम ई को इधर लेके चलते हैं। तो ई और एच के बीच में केवल 12, यहाँ पे हम यानी 12 व्यक्ति मान लेते हैं, ठीक?
अगर कोई गड़बड़ होगा तो चेंज करेंगे। ई दाएँ सिरे पर बैठा है। अब देखिए उसने कह दिया ई दाएँ सिरे पर बैठा है और एच पहले ही बोल दिया था, सॉरी, एफ पहले ही बोल दिया था, एफ की पंक्ति के एक सिरे पर बैठा है। यानी एफ भी एक सिरे पर बैठा है और ई भी एक सिरे पर बैठा है। यानी एफ बाएँ सिरे पर और ई बोल दिया ना दाएँ सिरे पर। अब क्या करना है, एच बाएँ सिरे से 19वें स्थान पर है। यानी इधर से एच 19वें स्थान पर है, एच दाएं सिरे से 14वें स्थान पर। यानी इधर से एच कितने नंबर पे है, 14वें स्थान पर, ठीक बैठा है। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की संख्या कुल कितनी है। तो देखिए बहुत आसान है, प्रश्न कर दिया। इधर से कह दिया एच 19वें स्थान पर है, यानी एच के इस तरफ कितने व्यक्ति बचे, 18 और एक एच खुद, ठीक है, और इधर एच 14वां स्थान है तो इधर कितने बचे व्यक्ति, 13। तो यहाँ पे 13 को हम और जोड़ लेते हैं। अब देखिए 18 और एक 19 और 13, इन सबको जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 32 व्यक्ति। यानी इस प्रश्न का दूसरा ऑप्शन इस तरह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा होगा, प्रश्न नंबर 23 होगा। इसको इस तरह के प्रश्न बार बार आप करेंगे तो आपको बहुत आसान लगने लगेंगे। यहाँ पे खाली जगह में भरना है, इज रिप्रेजेंटेड बाय द रूट अपेक्स कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स। तो इसका ऑप्शन है मैरिमिस्टिक मरिस्टेमेटिक ग्रोथ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। प्रश्न नंबर 24 में क्या कह रखा है, देखिए इसमें क्या कह रखा है, अ, एक समबाहुभुज, यहाँ पे यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप 135 डिग्री है तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह के प्रश्न में कई बार लोग सूत्र लगा के हल करते हैं, लेकिन सूत्र लगा के आप हल करोगे तो गारंटी सूत्र पेपर में भूल ही जाते हैं। हम आपको ट्रिक बताएंगे। देखिए प्रत्येक अंतःकोण और उसके उससे लगा हुआ, जैसे मान लीजिए ये रहा बहुभुज। बहुभुज क्या होता है, चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, कितनी भुजा वो बहुभुज होता ही है, ठीक। जैसे मान लेते हैं ये बहुभुज रहा है, हमने नीचे कंप्लीट नहीं किया, पता नहीं कितने, तो यहाँ पे देखिए अंतःकोण, जैसे मान लेते हैं ये वाला 135 है, ठीक है। तो ये जो बचा ना अंदर का, ये कितना बचा, बाह्य कोण बचा। तो बाह्य कोण कितना बचा, देखिए अंतःकोण और बाह्य कोण प्रत्येक एक ही रहे, जैसे यहाँ पे अंतःकोण है तो यहाँ बाह्य कोण, दोनों का योग हमेशा 180 रहता है। तो अगर अंतःकोण दे दे तो हम बाह्य कोण का मान निकाल सकते हैं, और बाह्य कोण दे दे तब हम अंतःकोण का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए हम इसी का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्या दे रखा है, अंतःकोण। अंतःकोण को हम इंटीरियर एंगल कहते हैं, इसलिए आई लिख लेंगे, और बाह्य कोण को हम एक्सटीरियर एंगल यानी ई लिख लेते हैं। देखिए अगर अंतःकोण का मान 135 डिग्री दे रखा है तो बाह्य कोण कितना बचा, अंतःकोण और बाह्य कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। जब अंतःकोण और बाह्य कोण का मान 180 डिग्री हो गया तो यहाँ पे कितना बचा, इसमें से अगर 135 दे दिया तो यहाँ पे कितना बचा, 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे 180 डिग्री बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको आपस में काट लेते हैं। तो 15 ने में 135, 15 तिया 45, फिर काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, एंगल आया 3 और एक्सटीरियर एंगल या बाह्य कोण आया 1, ठीक है। दोनों, अगर, अब यहाँ पे ट्रिक क्या लगाते हैं, अगर अंतः कोण, सॉरी, अगर बाह्य कोण का मान 1 और अंतः का कोण का मान कुछ भी रहे, लेकिन बाह्य कोण का मान हमेशा 1 रहे, रेशो में हमेशा 1 रहे, तो और अंतः कोण का मान कुछ भी रहे, यहाँ पे चाहे 3 रहे, चाहे 4 रहे, चाहे कुछ भी रहे, तब हमको अगर बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालनी है तो इन दोनों रेशो को जोड़ लीजिए और 2 से गुणा कर दीजिए। यानी 3 और 1 4 हुआ और 2 से गुणा कर देंगे तो 8 हुआ। तो बहुभुज की भुजाएं कितनी हो गई, 8, यानी उस बहुभुज में 8 भुजाएं हैं, ठीक है, यानी वो अष्टभुज है। अब इस तरह से आप कोई भी प्रश्न निकाल सकते हैं। अंतःकोण कुछ भी दे रखा हो, मान लीजिए अंतःकोण अगर 100 डिग्री दे रखा है तो बाह्य कोण कितना हो गया, बाह्य कोण कितना हो गया, 80 डिग्री हो गया। अब इन दोनों में रेशो निकाल लीजिए। रेशो निकालेंगे तो यहाँ पे जैसे काट दीजिए, 0 से 0 काट दिया। अब 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अब आप कहेंगे
कि यहाँ तो 4 आ गया, तब इन दोनों को जोड़ के निकाल सकते हैं? नहीं। हमने कहा बाह्य कोण के नीचे हमेशा 1 होना चाहिए, यानी इन 4 को हम इधर लाएँगे तो ये बचेगा 5/4 और यहाँ बचेगा 1, ठीक है? इधर बचेगा 1। देखिए, हमने ये अपनी तरफ से सवाल लिया है, तो ऐसा सवाल कभी आएगा नहीं, लेकिन हमने आपको बता दिया क्योंकि इसका आंसर वैसे आ जाएगा पॉइंट में। देखिए, अब यहाँ पे जो हमने अनुपात निकाला, इस तरह हमको बना लेना है। अब इन दोनों को जोड़िए, 5/4 और 1, तो 5/4 प्लस 1 कैसे जोड़ेंगे? 4 एकम 4, 5 9 यानी 9/4, ठीक? अब भुजाओं की संख्या कैसे निकालेंगे? जो 9/4 आया है, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 चौक दूनी 4 यानी 9/2 भुजाएँ। तो देखिए 9/2 भुजाएँ होती नहीं है, इसलिए इस तरह का कभी सवाल ही नहीं आएगा, ठीक है? सवाल अगर आएगा तो इस कभी भुजाएँ नहीं ऐसे में आएँगी, ठीक? हमेशा सही ऐसा एंगल दे रखा होगा जो पूरा-पूरा 2 से कट जाए। आपको इसी तरह ट्रिक से इस्तेमाल करना है, बाह्य कोण की तरफ 1 बना लेना है, उसके बाद रेशो को जोड़ के 2 से गुणा कर देना है, हमेशा आपकी भुजाओं की संख्या निकल जाएगी। ये मैंने ऊट-पटांग अपनी तरफ से बना लिया था, तो सवाल गलत बन गया है, सवाल ऐसे नहीं बनते हैं, ठीक है? कुछ ना कुछ ऐसा ही वो देगा। अब देखिए, अब दूसरा भी तरीका बता देते हैं। देखिए, क्या करना है, जैसे हमने बताया कि अंतःकोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे जैसे अंतःकोण 135 डिग्री है, तो बाह्य कोण कितना आ जाएगा? 45। अब 45 से आपको क्या करना है? अब आपने जो बाह्य कोण निकाला है, उससे बाह्य कोण के मान से 360 को आप भाग कर दीजिए, तब भी बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकल जाएगी। बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकल जाएगी, या कभी-कभी पूछ लेता है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या ना पूछकर पूछ लेता है बाह्य कोणों की संख्या। तो यहाँ से अगर हम बाह्य कोण कितना निकाला 180 में से 135 घटा दिया, तो बाह्य कोण कितना निकला? 45। 45 से 360 को भाग करेंगे तो 8 का बार लगेगा। तो यानी ये जो 8 निकला है, वह बाह्य कोणों की संख्या भी है और भुजाओं की संख्या भी है। तो आप इस तरह भी निकाल सकते हैं और रेशो बनाकर भी निकाल सकते हैं। कभी-कभी हमने वो रेशो वाला ऑप्शन इसलिए बताया, कभी-कभी ऐसे दे देता है कि अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात, बाह्य कोण ई लिख लेंगे, बाह्य कोण का अनुपात दे देता है 2:3, या जैसे 2:3 दे दिया या 3:2 दे दिया, तब आप कैसे निकालते? हमने तो यही बताया होता तरीका, तब आप इस तरह कैसे निकालते? कैसे करेंगे? 2 को इनके बट्टे में ले आएँगे और यहाँ पे बना लेंगे 1। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो 3/2 प्लस 1, 2 एकम 2 3 5/2 हो जाएगा। अब 2 से गुणा कर देंगे तो भुजाओं की संख्या आ जाएगी 5, ठीक? अगर अनुपात में दे रखा हो तो इस तरह हल कर लीजिए, और इस तरह दे रखा हो तो क्या करना है आपको? बाह्य कोण का मान निकाल लेना है। कैसे? 180 में से अंतःकोण घटा देंगे, जो बाह्य कोण आया उससे हम 360 को भाग कर देंगे, उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या या बाह्य कोणों की संख्या निकल जाएगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 पर। सवाल को हम काफ़ी लंबा खींच रहे हैं जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें देखिए, उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। यानी जिस तरह इससे ये बना है, इससे ये बना है, इस तरह ये बना है, इससे ये बना है, इसी तरह यहाँ पे क्या बनेगा, ठीक? तो क्या करना है, देखिए 3 से 12 बना है, 3 गुणा 3 प्लस 3, ठीक? इस तरह यहाँ पे क्या किया है, 12 बना, अब 3 से 12 बन गया। अब क्या करना, अब यहाँ पे देखिए 25 से 78 कैसे बना, तो 25 गुणा 3 प्लस 3 कितना, 25 तियां 75, 3 78। इसी तरह यहाँ बनेगा 21, 21 गुणा 3 प्लस 3, 21 तियां 63 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 66, ठीक? तो इस तरह इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। यानी क्या किया गया, 3 से गुणा प्लस 3, इनमें 3 से गुणा प्लस 3, इन पे 3 से गुणा प्लस 3, तो यहाँ पर 66 बन जाएगा, ठीक? आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 पर। प्रश्न नंबर 26 में क्या कहा गया है? देखिए प्रश्न नंबर 26 रीजनिंग का प्रश्न है। थोड़ा आसान भी है। इसमें क्या कहा गया, 8 एल के जे एच जी एफ डी एच कितने हो गए, 3 3 6 तो 8। 8 एक ही इमारत की 8 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 और उसके ऊपर की मंजिल का क्रमांक 2
और इसी तरह सबसे ऊपरी मंजिल का क्रमांक 8 है। एल के ठीक नीचे मंजिल पर ठीक नीचे ठीक एक मंजिल ऊपर और जी के ठीक एक मंजिल नीचे रहता है। केवल के एच और एल के बीच में रहता है। हो गया। जे के ठीक एक मंजिल ऊपर रहता है। केवल डी एस और जे के बीच में रहता है। एफ 8वीं मंजिल पर रहता है जबकि एस पहली मंजिल पर रहता है। देखिए यहाँ से दो पहले ही बता दिए, एफ 8वीं मंजिल पर और एस पहली मंजिल पर। अब हमको क्या करना है, इसी सवाल आसान हो गया। लास्ट वाली लाइन से 8 मंजिल बना लेने हैं हमको। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या कहा गया है, एफ निचली मंजिल का क्रमांक 1। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 रख देते हैं। एफ 8वीं मंजिल पर यानी एफ यहाँ पर, और एस पहली मंजिल पर यानी एस यहाँ पर रहेगा। अब देखिए एफ एस से जो भी कनेक्टेड होंगे हम उनको पहले पहले रखेंगे। यहाँ से पढ़ते हैं, एल के ठीक ऊपर मंजिल और जी के ठीक एक मंजिल नीचे रहता है। यहाँ से कुछ नहीं मिला। केवल के एच और एल के बीच में रहता है जबकि एच जे के ठीक एक मंजिल ऊपर रहता है। केवल डी एस और जे के बीच में रहता है। अब यहाँ से पकड़िए, डी एस और जे के बीच में, तो एस तो पहले फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचा, डी क्या कहा, डी एस और जे, तो यहाँ पे हो गया जे। ठीक, जे हो गया तीसरी मंजिल पर। अब क्या कहा गया है, अब देखिए इनसे कुछ मैच करेगा। क्या कहा गया यहाँ पे, केवल के एच और एल के बीच में रहता है। के एच और एल, तो देखिए हम के को रख लेते हैं यहाँ पर। ठीक, के को रख लेते हैं हम यहाँ पर अपने आप। अब एच और एल तभी क्योंकि एच और एल हो पाएगा, एच अब एल यहाँ पे रखते हैं। ठीक, अब देखते हैं कौन यहाँ पे बची केवल। अब देखते हैं कि सही रखा गया है कि नहीं। अगर नहीं रखा गया हो तो थोड़ा हिलाएंगे। केवल के एच और एल के हमने एच और एल के बीच रखा। अब क्या कहा गया, जबकि एच जे के ठीक एक मंजिल ऊपर, एच जे के ठीक ऊपर, तो यानी जे के ऊपर एच होना चाहिए, हमने उल्टा कर दिया है। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, एच एच जे के ठीक एक मंजिल ऊपर यानी एच यहाँ पे आएगा। ठीक, अब क्या कहा गया, यहाँ पे के एच और एल के बीच में, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, के यहाँ पे आ जाएगा एल। ठीक, अब देखिए हो गया के एल और एच के बीच में हो गया, एच जे के ठीक ऊपर हो गया। अब देखिए एक एक दो तीन चार पाँच छः सात तो बैठ ही गए, बच्चा कौन, एक लास्ट का। बच्चा कौन, एक लास्ट का, वो हमको पता चले या ना चले, क्योंकि उसने पूछा है के किस मंजिल पर रहता है और के की हमको मंजिल मिल गई 5वीं। तो इस तरह आगे को हमको निकालने की जरूरत भी नहीं है, के की मंजिल 5वीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इस तरह का प्रश्न आप बनाएंगे तो एक बार आगे पीछे करना पड़ेगा, बाकी सवाल हल हो ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 पर। प्रश्न नंबर 27 में क्या कहा गया है, देखिए, जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो एक कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। कौन, चुंबक कुंडली में। प्रेरित धारा के परिमाण को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो प्रेरित धारा के परिमाण को बढ़ाने के लिए कौन सी ऑप्शन से देख लीजिए, याद तो हमको भी नहीं है। 1 और 2, जो कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि कर देनी चाहिए, उससे परिमाण बढ़ जाएगा। प्रेरित धारा का परिमाण बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए और चुंबक की गति में वृद्धि कर देना चाहिए। कुंडली के तार की प्रतिरोधकता में वृद्धि करना, ये वाला गलत है। यानी इस प्रश्न का पहला और दूसरा सही है, मतलब ऑप्शन, सॉरी जो कथन दे रखे हैं वो, तो ऑप्शन तीसरे में जो दे रखे हैं। ठीक है, यानी इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 पर। नंबर 28 में क्या कहा गया है, किसी तारे की
किसी तारे की स्थिति में थोड़ा-थोड़ा परिवर्तन होता प्रतीत होता है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण दे रखा है नीचे, ऑप्शन देख लीजिए यहीं पे। क्योंकि वायुमंडल गैसों के मिश्रण से बना होता है। वाला गलत है। यहाँ से मैं सीधा सही वाला ही बता देता हूँ सीधे। दिख ही रहा है, क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियां बदलती रहती हैं। यानी इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन एकदम सही है। ऐसे प्रश्नों को आप याद कर लीजिए, चाहे तो कहीं नोट कर लीजिए। अब देखिए ये वाला सवाल मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। निम्न में से किस समूह के सभी यौगिक समान समजातीय श्रेणी से संबंधित हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन ये दूसरा वाला सही है। अब ये कैसे सही है? यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 और 2 8, यानी इसके दुगने प्लस 2 हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8 प्लस 2 यानी दुगने प्लस 2। ऐसे ही यहाँ पे 5 के दूनी 10 प्लस 2 12। इसी तरह अब बाकी किसी ऑप्शन में आपको समझातीय श्रेणी नहीं मिलेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 दूनी 8 हो रहा है, यहाँ पे 5 दूनी 8 10 नहीं हो रहा है, ठीक। यहाँ पे 6 दूनी 12 नहीं हो रहा है। ये जरूरी नहीं कि दूनी प्लस 2 ही हो, मतलब एक नियम फॉलो करना चाहिए। यानी यहाँ पे अगर 4 दूनी 8 थे, तो यहाँ भी अगर 5 दूनी 10 होते और यहाँ 6 दूनी 12 होते, तो ये वाला भी ऑप्शन हो जाता सही। यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 प्लस 2 6 हो रहा है, यहाँ पे 2 दूनी 4 हो रहा है, अब 6 हो ही नहीं आ रहा, यहाँ पे 2 एकम 2 हो रहा है, ठीक। तो इस तरह सारे नियम को कौन फॉलो कर रहा है? सिर्फ दूसरा वाला ऑप्शन, यानी इस प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 पर। इसमें क्या कहा गया है? दो पाइप एक्स और वाई एक टंकी को क्रमशः 21 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है और यह पाया गया कि टंकी के तल में एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक समय लगता है। टंकी के पूरी तरह से भरी होने पर यदि सभी पाइपों को बंद कर दिया जाए तो केवल रिसाव के द्वारा टंकी कितने समय में पूरी तरह खाली हो जाएगी? तो देखिए इस तरह का सवाल ये पाइप और टंकी का है। इसमें क्या कहा गया है, क्या करेंगे? देखिए पहले ये दो पार्ट में हल होगा। देखिए एक्स 21 घंटे में भर सकता है और बाई 24 घंटे में भर सकता है टंकी को, ठीक। जब जब टंकी में छेद ना हो तब। तो देखिए टंकी कितनी बड़ी है, कैसे निकालेंगे? दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 21 और 24 का एलसीएम। देखिए एलसीएम निकालना हम बता देते हैं। यहाँ पे 21 और 24 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? 3 सत्ते 21 गुणनखंड विधि से कर रहे हैं। 3 अट्ठे 24। अब इन तीनों की गुणा कर लीजिए, यही एलसीएम आ जाएगा। जब इनकी तीनों गुणा करेंगे तो 168 आएगा, क्योंकि 7 अट्ठे 56, 3 168। अब क्या करना है आपको, या फिर आपको ऐसे एलसीएम नहीं निकालना आता हो तो आप ऐसी कोई संख्या ले लीजिए कट जाए किन दोनों से, 21 और 24 से, ठीक है। तो मैंने इसका एलसीएम 168 निकाल दिया है, यानी उस टंकी का आयतन कुल कितना है? 168 लीटर उस टंकी का आयतन है। जो एलसीएम निकलता है वही उस टंकी का आयतन होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, एक्स की क्षमता निकाल लेंगे और बाई की क्षमता निकाल लेंगे। हम इसको हटा देते हैं जो हमने एलसीएम निकाला था, आप नोट कर लीजिए। अब हम देखिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर दोनों का एलसीएम कितना है? 168, ये देखिए टंकी का आयतन है। अब हम पाइप एक्स की क्षमता और पाइप वाई की क्षमता निकाल लेते हैं। क्षमता का मतलब ये कि एक्स एक घंटे में कितना पानी भर सकता है। तो कैसे निकालें? 21 को 168 से भाग करेंगे तो 8, यानी एक्स जो है 1 घंटे में 8 लीटर पानी भर सकता है। इसी तरह बाई की क्षमता निकालने के लिए हम 24 से 168 को भाग करेंगे तो यहाँ पर 7 क्षमता आ जाएगी।
यानी एक्स 1 घंटे में 8 लीटर पानी भरता है और वाई 1 घंटे में 7 लीटर पानी भरता है, ठीक? और दोनों की क्षमता देखें तो कितनी हो गई? 15, ठीक? अब उसने कहा है कि अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, यानी एक्स प्लस वाई को एक साथ खोल दिया जाए, तो नीचे टंकी में रिसाव के कारण, रिसाव मतलब उसकी क्षमता क्या है, टंकी की क्षमता क्या है, माइनस में है, तो हम उसे माइनस ले लेते हैं, मान लेते हैं टंकी की क्षमता नहीं, सॉरी, जो छेद दे रखा है, छेद की क्षमता माइनस में ले लेते हैं, कितनी है नहीं पता, तो हम इसे जेड मान लेते हैं, ठीक? मान लेते हैं छेद का नाम क्या है, जेड। तब वह समय कितना लगाएगा भरने में? 48 मिनट अधिक। देखिए 15 की क्षमता से, यानी जो समय लग रहा था, अगर छेद नहीं होता तो दोनों पाइप खोले जाते, तो जो समय लग रहा था उससे 48 मिनट अधिक समय लग रहा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले हम मान लेते हैं केवल एक्स और वाई जब भर रहे हैं, तो जो समय लग रहा है, कितना समय लगेगा, हम कितना समय लगेगा, 15 की क्षमता से भरा जाएगा, 11 और ये है 168 लीटर। तो क्या करेंगे, हम 168 को 15 से भाग करते हैं, देखते हैं कितना समय लग रहा है। तो 168 बटे 15, तो काटेंगे तो 5 3 से काटते हैं, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, यानी इनको समय लग रहा है 56 बटे, यहाँ पे 56 बचा, यहाँ पे 5, समय कितना कितना लग रहा है दोनों को, 56 बटे 5 घंटा, ठीक? अब हम इनको हटाते हैं, जगह हमको चाहिए, यानी अगर जब दोनों भरते हैं तो समय लग रहा है 56 बटे 5 घंटा। लेकिन उसने कहा अगर तीनों, मतलब जब छेद को भी शामिल कर लिया जाए, ये कब समय लग रहा है, जब छेद नहीं है तो। अगर छेद जब है तब कितना समय लग रहा है, 48 मिनट अधिक, यानी एक्स प्लस वाई माइनस जेड लेंगे, तब समय लगेगा 56/5 घंटा प्लस 48 मिनट। 48 मिनट का मतलब हम घंटे में बदलेंगे, 48/60। जब इनको आप जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, तब क्या निकलेगा, देखिए काट देते हैं, 4 12 48, 4 15 60, यहाँ बचा 12/15 घंटा या 56/5 घंटा। अब यहाँ पे देखिए 15 है, तो यहाँ पे हम 15 बना लेंगे, 3 से गुणा करके, यहाँ भी 3 से गुणा करेंगे, तब ये दोनों को जोड़ेंगे तो ऊपर आ जाएगा 180, नीचे आ जाएगा 15, यानी 15 से काटेंगे तो यहाँ बचेगा 12, यानी एक्स प्लस वाई जब भरते हैं तब समय लग रहा है 56/5 घंटा, और एक्स प्लस वाई माइनस जेड, यानी छेद भी जब रहता है तो समय लग रहा है 12 घंटा, ठीक? अब क्या हमारे पास यूनिट आई 56/5 और 12। अब हम क्या करेंगे, अब हमसे पूछा क्या गया है कि अगर ये टंकी भरी रहे तो इस छेद द्वारा टंकी को कितने समय में खाली कर दिया जाएगा, छेद द्वारा, ठीक? यानी अगर हमको छेद की क्षमता पता हो तब हम बता सकते हैं कि वो कितनी देर में खाली कर देगी, क्योंकि टंकी हमको पता है 168 लीटर की है, ठीक? यानी टंकी तो वही रहेगी। तब अब इन दोनों का अगर एलसीएम निकालें 56/5 और 12 घंटे का, तो एलसीएम 168 ही आएगा, क्योंकि टंकी तो वही है। लेकिन हमको सिर्फ ये पता चल जाए कि जेड की क्षमता कितनी है। देखिए एक्स प्लस वाई की क्षमता तो 15, क्षमता 15 है, जेड की नहीं पता। अब हम कैसे निकालेंगे, दोनों का एलसीएम पहले निकालते हैं, 56/5 और 12 का एलसीएम हो गया 168। अब एक्स प्लस वाई पूरे की क्षमता कितनी है, 15, ये तो हमको पता ही है। हमको इन तीनों की क्षमता नहीं पता, तीनों की क्षमता निकालने के लिए जो इनका, देखिए 15 हम कैसे निकाल सकते हैं, इन 56/5 से 168 को भाग करेंगे तब भी 15 ही क्षमता आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पहले ही निकाल लिया था। अब हमको इनकी चाहिए, तो हम जो 12 घंटा समय आया है तीनों द्वारा लगने वाला, इस 12 से अगर हम 168 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 12 एकम 12 और 12 चौक 48, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड की क्षमता कितनी है, 14, और एक्स प्लस वाई की क्षमता कितनी है, 15, क्योंकि जेड खाली करने वाला पाइप है, यानी जेड की वजह से एक क्षमता कम हो जा रही है, यानी छेद की क्षमता क्या है, 1, और एक्स की क्षमता क्या है, 8, वाई की क्षमता 7 और जेड की क्षमता 1, दोनों को मिलाकर इनकी 15 और तीनों को मिलाकर 14, यानी एक क्षमता।
यानी छेद जो है वो 1 लीटर प्रति घंटा पानी निकालेगा। तो कुल कितना लीटर पानी है? 168 लीटर। जब 168 लीटर पानी है तो 1 लीटर प्रति घंटा के हिसाब से 168 घंटे में पानी खत्म कर देगा। यानी इस तरह इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में ना आए तो एक बार दोबारा देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31, इसमें कहा गया है अजैव निम्नीकरण प्लास्टिकों से संबंधित निम्नलिखित में से 3 कथन जंतु पादप और हमारे आसपास के वातावरण पर उनके प्रभाव को दर्शाते हैं। असंगत कथन का चयन कीजिए। यानी ये जो कथन दे रखे हैं उनमें अलग कौन सा है? ये प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं, यही मृदा की उर्वरा शक्ति को कम करते हैं, ये बात ठीक है। ये नालियों को जाम कर देते हैं, हाँ ये बात भी सही है। प्लास्टिक के थैले जानवरों द्वारा खाए जाने पर घातक साबित हो सकते हैं, ठीक। क्या ये देखिए यहाँ पे भी वातावरण को नुकसान पहुंचा रहा है कौन? प्लास्टिक का थैला। यहाँ पे देखिए मृदा को दूषित कर रहा है, यहाँ पे नालियों को जाम कर रहा है, यहाँ पे जानवरों को। और यहाँ पे जो केवल प्लास्टिक की बात हो रही है, यहाँ पे मतलब फायदा बताया जाए और हर जगह घाटा। यानी जो नीचे के तीनों प्रश्न जो कथन है वो सारे निगेटिव हैं, ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, लेकिन ये पॉजिटिव है, इसमें अच्छाई बताई गई है। यानी जो असंगत है यही पहचानना है, जो अलग हो, ये वाला पॉजिटिव वाला अलग है। तो इस तरह इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32, इसमें देखिए मैं आपको बताऊं एक सूत्र होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे लिखता हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है, पर सही से लिखा नहीं जा रहा है, मैं थोड़ा नीचे ही लिख देता हूँ साइड से। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, दूसरी ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी, ठीक है। और अगला सूत्र लिख दूंगा एक और, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक। इन्हीं दो का सूत्र हमको इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए ए हमको ये वाला दे रखा है, ये दे रखा है, हमको इसका मान निकालना है। तो यहाँ पे जो 27 एक्स क्यूब दे रखा है, इनको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 एक्स की पावर 3 माइनस 2, 8 को कैसे लिख सकते हैं? 2 बाई की पावर 3। अब देखिए इसे अगर ए मान लिया जाए 3x को, इसे बी मान लिया जाए, तब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र बन जाएगा। अब इस सूत्र के हिसाब से यहाँ पे खोलेंगे, कलर चेंज करते हैं थोड़ा। क्या आएगा? ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी की जगह 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y, ये वाली ब्रैकेट लिख ली। अगली ब्रैकेट में लिखेंगे ए स्क्वायर, यानी 3x का स्क्वायर, यानी तो कितना हो जाएगा? 3x का होल स्क्वायर, यहाँ पे हम बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं, प्लस 2y का, यानी बी स्क्वायर की 2y का स्क्वायर, प्लस ए बी, यानी इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा क्या आ जाएगी? 6x/, ठीक। यहाँ पे 6x/, लिख नहीं पा रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6x/, ठीक। ऐसे अब देखिए 3x माइनस 2y का मान दे रखा है 10, तो हम लिख देंगे 10। अंदर देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक। ऐसे लिख लेंगे। जैसे ये है ना ऐसे, इनकी तरह ये वाले लिखे हुए हैं, तो इनको हम क्या करेंगे? ये 4ab को इधर ले आएंगे, क्यों? क्योंकि ऐसे जो पद हैं उनका मान हमको देखिए सवाल में दे ही नहीं रखा है, स्क्वायर वालों का मान दे नहीं रखा, तो हम स्क्वायर वालों को करेंगे खत्म। यहाँ पे इनकी जगह हम लिखेंगे ए माइनस बी, यानी 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ए बी की जगह क्या? 3x गुणा 2y, ठीक। 3x प्लस 2y और प्लस के यहाँ पे 6x/, और बचे। अब देखिए यहाँ पे गुणा हो जाएगा, 4 × 12 = 24, 24x/, यहाँ पे और 6x/, यहाँ पे
कितना हो गया 24/30। यहाँ पे हो जाएगा 30 एक्स बाई का मान दे रखा है 11। ठीक, यहाँ पे हमने कुछ गलती कर दी है क्या? यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी हमने गलती क्या कर दी यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे आज यहाँ पे प्लस 4ab आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे अगर प्लस 4ab आ जाएगा, सॉरी देखिए हमने सूत्र में कहाँ पे गलती की है, अभी बताते हैं। यहाँ पे 4ab नहीं, यहाँ पे 2ab रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे जब 2ab रहेगा तो यानी 2ab इधर जुड़ेगा, तो यहाँ पे जो हमने 4 लिखा है यहाँ पे हम लिखेंगे 2। तो यानी 2 3 6 दूनी 12, 12 और 6 18, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यानी 2 3 6 दूनी 12, 12 एक्स बाई और 6 एक्स बाई कितना हो जाए 18 एक्स बाई। यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पे 30 की जगह 18 एक्स बाई रहेगा, और एक्स बाई का मान क्या दे रखा है 11, तो 18 गुणा 11। अब यहाँ पे बचा 10 गुणा 18 गुणा 11। अब 10 गुणा 11 गुणा 18 की आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2980। यानी इस तरह इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 और 18 की गुणा, 11 और 18 की गुणा करेंगे तो 298 आ जाएगी, और ये जीरो तो 2980। इस तरह इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। हमने गलती कहाँ पे कर दी थी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक, इसी तरह आपको ये वाला लगाना है, देखेंगे यहाँ पे तो ये वाले उस तरफ चले जाएंगे। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ए माइनस बी यानी इस तरह का मान दे रखा है हमको, और इस तरह का हमने बनाया क्योंकि इसका मान दे रखा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले देखते हैं 33 नंबर पर। ठीक, इसमें क्या पूछा गया है, एग्रीकल्चर, देखिए अबाउट 85% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन ऑफ कॉलोनियल इंडिया डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो 85% से ऊपर इंडिया की पॉपुलेशन काय पर निर्भर करती है, एग्रीकल्चर पर। यानी इस प्रश्न का पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 पर। देखिए प्रश्न नंबर 34 कैसा, देखिए इसमें क्या दे रखा है 0.47 इसका मतलब हम लिख सकते हैं 0.47 पे बार। और इस तरह के सवाल को हम कैसे हल करते हैं, 0.47 को हम कैसे लिखेंगे 47/9 9, यानी पॉइंट के बाद जितने अक्षर हो उतने बार 9 9। तो पॉइंट के बाद 2 अक्षर हैं 4 7, तो यहाँ पे 2 बार 9 लिख दिया, यानी 47/99। ठीक, इस तरह इस सवाल को हम लिखते हैं। ठीक, इस तरह के सवाल मैंने बाकी कई वीडियो में आपको बताए हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट, ज्यादा समय नहीं, हम खत्म करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.47, बार बार देखिए आ रहा है 47 47, तो यहाँ में 47 बार, इसका मतलब हुआ 47/99। अगर 3 अक्षर होते तो यहाँ पे 2 और होता, तो यहाँ पे 3 बार 9 हो जाती। ठीक, 2 बार है तो 2 बार 9 हो गए, 47/99। यानी इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35 पर। इसमें क्या पूछा गया है, थोड़ा मैं जूम करता हूँ। दिए गए अक्षर, दिए गए अक्षर प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। तो देखिए अब यहाँ भी श्रृंखला दे रखी है, इसे बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं पूछा क्या गया है। ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद एक स्वर। तो स्वर मैंने बताया कई बार, ए ई आई ओ यू, इनके अलावा जो भी हो व्यंजन। पूछा क्या गया, ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद एक स्वर। तो देखिए व्यंजन एक ये रहा, एस के आगे एक प्रतीक है और स्वर है। ठीक, एक और देखिए एक यहाँ पे देखिए बी और यू हो जाएगा। आगे देखिए कितने व्यंजन हैं जिनके पहले एक प्रतीक और एक स्वर, की यहाँ पे हो जाएगा और 3। आगे देखिए कितने व्यंजन हैं, व्यंजन व्यंजन ढूंढ रहे हैं, इनके बाद स्वर हो और जिनके पहले प्रतीक हो। देखिए यहाँ पे हो गया, देखिए एल के आगे प्रतीक एंड और
स्वर ई, ठीक है, 4 हो गए। अब देखिए यहाँ पे देखिए 5वां हो गया, जी के आगे स्वर और एंड, ठीक, प्रतीक। और यहाँ पे देखिए एस, एस ये भी है, देखिए एस के आगे प्रतीक ये पॉइंट है और स्वर ये है। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह। और 6 से बड़ा कोई ऑप्शन भी नहीं है, 6 मिल जाए तो तुरंत रुक जाइए, फिर ढूंढना ही नहीं है, तो 6 ही ऑप्शन होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 पर। 36 में क्या पूछा गया है? अ, जून 2022 तक इनमें से किस राज्य में पंचायती राज संस्थान मौजूद नहीं था? तो नागालैंड। ऐसे ये करंट का प्रश्न है, याद कर लीजिए, जरूरी भी नहीं है करंट वाला। 15 जून 2022 तक लेखा परीक्षक सीजीए कौन था? तो 15 जून 2022 तक सीजीए कौन था? सोनाली सिंह। करंट का प्रश्न है, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है, एक आयताकार भूखंड के विकर्ण, यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम, आयताकार भूखंड के विकर्ण एक भुजा के माप क्रमशः 65 और 63 मीटर हैं। आयताकार भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए आयताकार क्या होता है? ऐसा आयत की देखिए एक भुजा दे रखी है 63, चाहे इसे मान लीजिए चाहे इसे मान लीजिए, ठीक। और विकर्ण दे रखा है, विकर्ण कौन सा? ये वाला। तो देखिए ये होता है, सॉरी, ये होता है बी चौड़ाई और ये होता है एल। तो एल का मान 63 दे रखा है, बी हमको निकालना है। और ये वाला ये विकर्ण दे रखा है, विकर्ण का क्या मान होता है? विकर्ण बराबर होता है रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। इसका मान क्या दे रखा है? 65, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हमको एल का मान दे रखा है। अब यहाँ से देखिए ये 65 है ना, तो हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। जब वर्ग करेंगे तो इसका वर्गमूल हट जाएगा, तो यहाँ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 65 का वर्ग कैसे निकालेंगे? 5 का 65 का वर्ग ना हम 65 ही रहने देते हैं, 65 का स्क्वायर लिख लेते हैं। देखिए अभी इसका कुछ फायदा मिलेगा, ठीक। अब हमको क्या चाहिए? एल का मान 63 दे रखा है, तो यहाँ पे हम एल की जगह रखेंगे 63 और बी इसी तरफ रहने देंगे, एल को उस तरफ लेके जाएंगे। तो बी स्क्वायर बराबर 65 का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। एल का मान कितना दे रखा है? यहाँ पे 63, तो हम 63 का स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं, ठीक। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र। देखिए हमको बड़ी कैलकुलेशन से हम बच गए। अब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का लगाएंगे हम सूत्र। कैसे लगाएंगे? ए माइनस बी यानी 65 माइनस 63 कितना बचा? 2। अब एक बार 65 ए प्लस बी का मतलब 65 प्लस 63, 65 प्लस 63 जोड़ेंगे, 3 5 8 और 6 6 12, ये हो गया 128। अब 128 दूनी 256, यानी बी का मान, बी स्क्वायर का मान है 256, तो बी का मान बच्चा 256 का वर्गमूल होता है 16, यानी चौड़ाई है उस आयत की 16 और लंबाई है 63। अब परिमाप क्या होता है? लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा 2, यानी लंबाई 63 और 16 को जोड़ दीजिए। 63 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 6 9 और 6 1 7, 79 हो गया। अब 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 158, ठीक। अब यही 158 इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक। यानी आयत का परिमाप कितना होगा? परिमाप का मतलब चारों तरफ की माप। ये वाली लंबाई, देखिए ये वाली लंबाई, ये वाली चौड़ाई, ये वाली लंबाई, ये वाली चौड़ाई, चारों माप परिमाप, ठीक। निकाल दिया हमने। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 39 पर। प्रश्न नंबर 39 में पूछा गया है, पी क्यू आर एस और टी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ना तो क्यू ना ही एस पंक्ति के ठीक मध्य में है। देखिए 5 ही हैं, 3 2 5, ना तो क्यू ना एस, ये भी पंक्ति के मध्य में नहीं है, ये भी पंक्ति के मध्य में नहीं है, ठीक। आर एस के ठीक बगल में बैठा है, जबकि पी और टी पंक्ति के सिरों पर है। देखिए पी भी मध्य में नहीं हुआ और टी भी मध्य में नहीं हुआ, क्योंकि पी भी सिरे पे है, टी भी सिरे पे है। और कह दिए क्यू और एस पंक्ति के मध्य में, ना तो क्यू ना तो एस पंक्ति मध्य में। 5 ही अक्षर हैं, पी पी और, देखिए क्यू और एस को पहले कह दिया मध्य में नहीं है, ठीक। और बाद में पी और टी को कह दिया, पी और टी को भी कह दिया, क्यू और एस को पहले, बच्चा कौन फिर मध्य में? आर बच्चा, भाई आर हम लगा देंगे। चाहे आप ऐसे कर लीजिए, चाहे आप चित्र ऐसे बनाइए,
तब भी उसने कह दिया पी और टी पंक्ति के सिरों पर, पी यहाँ पे मान लीजिए, टी यहाँ पे मान लीजिए, और कहा क्यू और एस मध्य में है नहीं, तो क्यू और एस यहाँ रख दीजिए, बचा कौन, आर का आंसर। ठीक है, इस तरह कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं उसमें भी आंसर छिपा होता है, बस थोड़ा पढ़ना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 40 पर। इसमें कहा गया मानव हृदय में अनुशीतलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है। तो कौन सी घटना घटित होती है, रक्त निलय में प्रवेश करता है। ठीक, यानी इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है, आप ऐसे ही इसे याद कर लीजिए। ये विज्ञान का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम थोड़ा छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया प्रतीकात्मक संयोजन को निरूपित करती है। तो कौन सी अभिक्रिया, देखिए यहाँ पे संयोजन की बात करते हैं तो सिर्फ इसी अभिक्रिया में है जो तो जुड़ रहे हैं, तीसरा बन रहा है। बाकी देखिए यहाँ पे तो जुड़ रहे हैं तो फिर दो बन जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए टूट जा रहे हैं, तो सिर्फ पहला ही ऑप्शन इस तरह सही हो जाएगा, दो जुड़कर तीसरा बना रहे हैं। ठीक है, प्रतीकात्मक संयोजन को निरूपित करती है, पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 42 पर। प्रश्न नंबर 42 में क्या है, कुसुम शीशम खैर अर्जुन और सहतूत किस प्रकार की वनस्पति के प्रमुख वृक्ष हैं। तो देखिए कुसुम शीशम खैर अर्जुन ये सहतूत, देखिए ये भले ही आपको ना पता हो कुसुम खैर अर्जुन, लेकिन शीशम और सहतूत तो पता ही होगा कि ये पतझड़ वाले हैं, यानी पतझड़ जाते हैं, इसीलिए पर्णपाती हो गए। उष्ण कटिबंधीय हैं क्योंकि गर्मी, हम लोग गर्मी वाले सीजन में रहते हैं और हम लोगों के यहाँ होते हैं, तो ये कैसे हो गए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। ठीक, इस तरह इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 43 पर। एक गोलीय दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है, गोलीय दर्पण के बारे में सही कथनों की पहचान कीजिए। तो गोलीय दर्पण के बारे में सही कथन देखिए क्या है, छोटा और सीधा प्रतिबिंब निर्मित करता है, तो क्या होगा वो, देखिए यहाँ पे बी और सी में दे रखा है, हम इसे देख लेते हैं। दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है, दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है। ऐसे प्रश्नों को अगर नहीं पता तो आप इनको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। पी वाई क्यू हम लोग लिए लगाते हैं क्योंकि कुछ प्रश्न हमको पढ़ाए नहीं जाते, पी वाई क्यू में वो हमको मिल जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को याद कर लीजिए। ठीक, मैं रेलवे में सिलेक्टेड हूँ, लेकिन मुझे ऐसे वीडियो बनाना थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6300 को गुणा करने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब देखिए हमको इनमें से कोई ऑप्शन चुनना है, हम देखिए कैसे करते हैं कि इसमें ऐसी संख्या से गुणा करना है जो इसको पूर्ण वर्ग बना दे। तो देखिए 63 है तो यहाँ पे 2 जीरो, देखिए 2 जीरो तो अपने आप में पूर्ण वर्ग होता है, 100 होता है ना, सॉरी 2 जीरो का 100 हो गया, इसका पूर्ण वर्ग कितना हो गया, 10 वर्गमूल है ना। अब बचा कितना, 63, 63 को पूर्ण वर्ग बनाना है, 63 के आप गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 गुणा 3 गुणा 3। अब देखिए 7 ने 63, तो ये तो पूर्ण वर्ग है, इसका तो वर्गमूल निकल जाएगा 3, बच्चा कौन 7 सिंगल, तो हमको 7 से और गुणा करना है, तो हमको 7 से गुणा करना है, यानी इसका 7 नंबर ऑप्शन नंबर 3 में सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 45। क्या कहा गया है, शब्द कैपिटल में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में ऐसे कितने अक्षर युग्म मौजूद हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होते हैं। ठीक है, होते हैं नहीं लिखा, लिखे ऐसा ही है। अब देखिए इसमें जो कहा गया है कि आगे और पीछे दोनों दिशाओं में, अगर आगे और पीछे दोनों दिशाओं में नहीं लिखा हो तब भी हमको आगे और पीछे दोनों दिशाओं में चेक करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कहने का मतलब ये है, हम सवाल करते हैं तब आपको समझ में आएगा। कैपिटल, कैपिटल जितने कैपिटल टी ए एल, मतलब हमको ये ढूंढना है किसी के बाद, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई अक्षर जैसे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आता है, उसी हिसाब से आगे की ओर गिनेंगे हम इधर और इधर दोनों तरफ, सी का नहीं,
कहने का मतलब सी के साथ-साथ सारे अक्षरों को अगर उनके आगे कोई अक्षर जिस तरह अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आता है, उसी तरह अगर यहाँ कोई फँसेगा, तो हम उस जोड़े को काउंट करेंगे। कहने का मतलब ये है, हम देखिए गिनते हैं आगे की ओर। सी के बाद क्या आएगा? डी, आगे चल रहे हैं, ई, एफ, जी, एच, आई। यही अक्षर आते अब तक, अगर आते तो, नहीं आया तो कोई बात नहीं। पीछे गिनेंगे, कुछ है नहीं। ए से गिनेंगे फिर से, अगला कलर लेके गिनते हैं। इसके बाद क्या आएगा? बी, सी, डी, ई, एफ, कोई अक्षर नहीं आया, ठीक है। अब पीछे की ओर गिनेंगे, पीछे की ओर भी एक के बाद इधर कोई अक्षर नहीं है, ठीक। अब पी से गिनते हैं। पी के बाद क्या आता है अंग्रेजी वर्णमाला में? क्यू, आर, एस, टी। तो देखिए कोई अक्षर नहीं आया। उसी हिसाब से गिनेंगे जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होता है। यहाँ पे अगर कोई अक्षर फंसेगा तो उसे हम लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए पी के बाद क्या है? आई। आई के बाद क्या आता है? जे, के, एल। देखिए जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आई के बाद यहाँ पे आई के बाद क्या आता है? जे, के और एल आता है। इसी तरह यहाँ भी जे के, यहाँ पे एल फंस गया, यानी एक जोड़ा बन गया उसी हिसाब से। इसी तरह आई के पीछे देख लेते हैं। आई के बाद जे, के, एल, नहीं फंसा, कोई दिक्कत नहीं। अब टी से देखते हैं। टी के बाद क्या? ठीक है, यू, बी। देखिए नहीं फंसा कोई अक्षर, ठीक है, तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब पीछे चलेंगे, टी के बाद यू, बी, डब्ल्यू, एक्स, कोई अक्षर नहीं फंसा। अब क्या बचा? ए। ए से फिर से देखते हैं इधर, बिकॉज बी नहीं, बिकॉज बी। अब इधर चलेंगे, बी, सी, डी, ई, एफ, कोई अक्षर नहीं फंसा क्रम के हिसाब से। अब बचा क्या? एल। एल से करेंगे। एल के बाद एम, एन, ओ, पी। देखिए यहाँ पे पी। एल के बाद एम, एम, एन, ओ, पी। देखिए पी वाला एक जोड़ा बन गया, ठीक। आगे देखिए क्यू, आर, कोई अक्षर नहीं, यानी दो जोड़ा ऐसे बन गए जो उतने ही अक्षर हैं जितने कि इन अक्षरों के बाद अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ये बना था आई और एल का, और दूसरा बना था एल और एल का, एम, एन, ओ, पी। एक एल और पी का, इधर आई और एल का, यानी दो जोड़े यही बने थे। तो इस तरह दो वाला ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 40 पर। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि दिए गए कथन के आधार पर दो निष्कर्ष निकाले गए हैं, बताएं कौन से निष्कर्ष कथन के आधार पर सत्य हैं। तो देखिए जो कथन ये वाला दे रखा है, हम इसको, देखिए यहाँ पे जो बीच में कामा लगे हैं ना, इसका मतलब ये दो भागों में है, हम इसको कंप्लीट करेंगे। कैसे करेंगे? बी बड़ा या छोटा है एम से, बड़ा या बराबर एम, एम बड़ा है जी से। अब इधर देखिए जी से संबंध है ना, जी, तो जी देखिए बड़ा है 22 से, और एस से भी बड़ा है, तो यानी यहाँ पे बड़ा कर दिए एस से। हम देखिए इधर को बड़ा नहीं करेंगे, हम करेंगे इस साइड को, नीचे को। जी बड़ा है एस से, तो यहाँ पे बड़ा का लगा दिया। अब इधर देखिए जी, हम जी बड़ा बराबर है 22 के, तो यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, बड़ा बराबर और बराबर एल, ठीक है। अब देखें b बड़ा है 22 से, देखिए b बड़ा है 22 से, यहाँ पे देखिए b बड़ा बराबर है m के, और m बड़ा है g से, और g बड़ा है m बड़ा है g से, g बड़ा है 22 से, या बराबर है। तो यहाँ पे ये वाला पहला वाला कथन सही हो जाएगा। और m बराबर l, देखिए m बड़ा है l से, तो m बराबर l ये वाला हो जाएगा गलत। यानी पहला निष्कर्ष सही है, पहला निष्कर्ष सही है। कौन से ऑप्शन पे दे रखा है? ऑप्शन नंबर 4 में क्या दे रखा है? केवल निष्कर्ष पहला सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 47 पर। दो प्रश्न और बचे हैं, इनको भी हम कर लेते हैं फिर। इसमें देखिए क्या कहा गया है। एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा में भाग लिया। 12 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 80 है और शेष विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 75 है।
कक्षा के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात कीजिए। यानी पूरी कक्षा का प्राप्तांकों का औसत निकालना है। तो देखिए हमको क्या करना है, पहले 12 विद्यार्थियों का औसत कितना है 80, तो कैसे निकालेंगे 12 गुणा 80। इसका मतलब ये हुआ 12 विद्यार्थियों के कुल अंक कैसे निकालते हैं, विद्यार्थियों की संख्या गुणा औसत, कुल अंक आ गए ये, प्लस बचे कितने 30 में से 18 विद्यार्थी, तो 18 गुणा, कहा है ना शेष विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 75 है, तो यहाँ पे 75। ठीक है, अब ये क्या हो गया, कुल विद्यार्थियों के कुल अंक हो गए ये वाले। ठीक है, कुल विद्यार्थियों के कुल अंक कौन से हो गए, ये वाले। ठीक, ये वाले हो गए। अब हमको कुल विद्यार्थियों का औसत निकालना है, तो हमको क्या कर देना है, कुल विद्यार्थियों की संख्या से भाग दे देंगे। कुल विद्यार्थी कितने हैं 30, तो यहाँ पे हम 30 से भाग कर देंगे। अब देखिए जो कट जाए कॉमन लेके काट दीजिए। देखिए चाहे तो ऐसे काट दीजिए। हम्म, देखिए यहाँ पे 5 से कट जाएगा ना, 5 छक्का 30, 5 15 पन्ने 75, दोनों काटेंगे ऊपर, 5 16 पंजे 80। ठीक है, क्योंकि ये प्लस में है, इसे दोनों में कटना चाहिए। अब देखिए 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, अब बचा क्या 2, तो 2 से काटेंगे तो 2 नियम 18 और 2 दूनी 4। अब यहाँ क्या बचा, 2 गुणा 16 यानी 32, प्लस यहाँ पे बना 9 गुणा 5 प्लस 45। अब 32 प्लस 45 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 7 77, यानी पूरी परीक्षा का औसत कितना है 77। यानी इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन एकदम सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने कैसे निकाला, कुल विद्यार्थियों का कुल अंक निकाल लिए, उनको कुल विद्यार्थियों की संख्या से भाग कर दिया। कुल विद्यार्थियों के कुल अंक कैसे निकाले, जो 12 विद्यार्थियों का औसत 80 था उसमें गुणा कर ली, तो यानी 12 विद्यार्थियों के प्राप्तांक निकल आए। और शेष कह रहा है तो शेष बच्चे कितने 30 में से 18, 18 का 75 में गुणा करेंगे तो जितने अंक आएंगे वो 18 विद्यार्थियों के कुल अंक होंगे। फिर दोनों अंकों को हम जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद पूरी 30 विद्यार्थियों के कुल अंक आ जाएंगे, तो कुल अंकों को हम 30 से भाग कर देंगे तो कुल विद्यार्थियों का औसत निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 48 पर। हमने एक बार रिपीट कर दिया था, आपको अच्छे समझ आ जाए। देखिए उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखिए 13 से 21 बना, 21 से 33, 33 से 54 और 54 से 91। देखिए कोई भी सीरीज रहे, सबसे पहले मैंने आपको हर बार बताया है कि आपको उनका अंतर ही निकालना है। तो देखिए 13, 21, 33, 54 और 91, अब इनका अंतर कितना है 8, इनका अंतर कितना है 12, और इनका अंतर कितना है 1 और 2, 21। अब इनके बीच अंतर निकालेंगे तब कितना आ जाएगा, 11 में से 7 बचा, 8 में से 5 गया 3, 37। अब देखिए इन अंतर से हमको कुछ भी नहीं मिल रहा, तब हम क्या करेंगे, एक बार और अंतर निकाल लेते हैं। इनके बीच अंतर कितना है 4, इनके बीच अंतर कितना है 9, और इनके बीच अंतर है 16, 16 अंतर आ रहा है। तो देखिए 2 का वर्ग, यहाँ पे 3 का वर्ग, यहाँ पे 4 का वर्ग, यानी यहाँ पे अगर हम 5 का वर्ग जोड़ दें, यानी 37 में अगर 5 का वर्ग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 जुड़ जाएगा, तो बनेगा अम, यहाँ पे घटा देते हैं, 7 5 12 के 2 और 3 2 5 1 6 62, यानी अगर हम 62 जोड़ दें 91 में तब हमारा आंसर आ जाएगा। 62 जोड़ें तो कितना बनेगा, 2 और 1 3 और 9 6 15, यानी 153, यानी 153 वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो 2 बार हमको अंतर निकालने से हमारा आंसर मिल गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 49 पर। 50 में क्या पूछा गया है, निम्न तालिका दिए गए वर्षों के दौरान 5 अलग अलग राज्यों से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की एमफिल की प्रवेश परीक्षा में चयनित होने वाले छात्रों की संख्या के आंकड़ों को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।
2017 में कश्मीर से 18 में देखिए सन इधर सन दे रखी 17, 18, 19, 20, 21। अब देखिए अलग-अलग राज्य कश्मीर से कितने छात्र चयनित हुए, बिहार से कितने चयनित हुए, मध्य प्रदेश से, यहाँ पे पंजाब से, यहाँ पे दिल्ली से। तो आपको सारे नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ मैंने आपको दिखा दी। अब देखिए प्रश्न पूछ क्या रहा है, हम सिर्फ उसी को पढ़ेंगे। देखिए इसमें पूछ रहा है 2020 में बिहार से चयनित होने वाले छात्रों की संख्या दिए गए सभी वर्षों में दिल्ली से चयनित होने वाले छात्रों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत बराबर है। ठीक है, तो क्या निकालना है, बिहार से 2020 में कितने छात्र चयनित हुए यानी 380, वो दिल्ली से चयनित होने वाले सभी वर्षों यानी इन सभी का कितने परसेंट है, कौन, ये 380, ये हमको निकालना है सिर्फ। तो हम कैसे निकालेंगे, 380 गुणा 100 बटे इन सब का योग, इन सब का योग कितना, 280, 320। अब देखिए इनको जोड़ लेते हैं, 2 3 5 और ये हो गए 100 यानी 600 और 200 800 और 4 1200, 3 1500 और बच्चे कौन 60 और 50 छोड़े हैं ना, 1500 और 110 1610 यानी 1610। यही पूछा ना कि ये इनका कितने परसेंट है, तो इनको ऊपर ले लेते हैं, इनका योग नीचे ले लेते हैं। अब हम काटते हैं, जीरो से जीरो कट गया। इसको देखिए हमको लगभग में मान निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इनको 160, अब 161 बच्चे, हम इनको 160 मान लेते हैं। ठीक, 60 माने तो जीरो से ये वाला जीरो जाएगा कट। अब बचा क्या, यहाँ पे 4 से काट दीजिए, देखिए 2 से काटते हैं पहले, 2 अट्ठे 16, यहाँ पे बचा 19 दूनी 38। ठीक, अब यहाँ पे बचा 2 चौक 8 और यहाँ पे बचा 2 पंजे 10, यहाँ क्या बचा 19, यहाँ 5 और यहाँ 4। अब देखिए 19 पंजे 95 बटे कितने 4। अब 4 से काटिए, 4 दूनी 8, बचा कितना 1, तो 4 तिया 12, कितना आया 23 पॉइंट समथिंग। अब देखिए 23 पॉइंट समथिंग हमारा आएगा ना, तो ऑप्शन में देखते हैं 23 पॉइंट समथिंग में कौन सा ऑप्शन है। नीचे आप देखिए 23 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी इस तरह हमने दूसरा ऑप्शन इसका निकाल लिया और जो ही हमारा सही आंसर होगा। कैसे निकाला, 380 गुणा 100 बटे इन सबकी संख्या 161, इसको हमने 1600 मान लिया, थोड़ा आसान हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 50 पर देखिए हमने धीरे धीरे 49 प्रश्न कर लिए हैं। अब 50वां प्रश्न करते हैं। घंटे वाली सुई द्वारा 23 मिनट में निर्मित कोण कितना होगा। देखिए घंटे वाली सुई हर मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, और मिनट मिनट वाली सुई हर मिनट में, हर 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। सेकंड वाली से कोई मतलब नहीं है। ठीक, मिनट वाली 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, घंटे वाली 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। तो 23 मिनट में पूछा है, 23 गुणा आधा यानी हो गया 11.5 डिग्री। ठीक है, इस तरह इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे के 50 प्रश्नों को हम इस वीडियो के अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। वीडियो काफी लंबा हो चुका है क्योंकि 90 मिनट का तो वैसे ही पेपर रहता है। अगर हम पूरा पेपर डिस्कस करेंगे तो कम से कम 3 घंटे का वीडियो बनेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो यार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब बहुत कम है, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, इससे मैं आगे के लिए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।